अध्याय 1331 10 हॉल अजेय हैं। जब 10 हॉल इकट्ठा होते हैं तो वे इस ब्रह्मांड में अजेय होते हैं। मो शियाओलिंग ने गंभीरता से कहा। अजेय। दानव महारानी की आंखों के कोने फड़क उठे और उनमें अविश्वास भर गया। मो शियाओलिंग ने सिर हिलाया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक घेरा बनाया। हमारे ब्रह्मांड में कुछ हजार दुनियाएं हैं। अगर सभी 10 हॉल के हॉल मास्टर जाग जाएं और एक हो जाएं, तो हजारों दुनियाओं में कोई भी शक्ति या व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं जा पाएगा। यह कोई किंवदंती नहीं है, यह एक तथ्य है। उनके पास बहुत ताकत है। दानव महारानी ने पूछा, क्या वे अतीत में एक साथ आए थे? मो शियाओलिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वे लगभग ऐसा ही करने वाले थे। दानव महारानी ने पूछा, क्यों? मो शियाओलिंग ने जवाब दिया, उन्होंने बहुत से लोगों और शक्तियों को धमकाया। दानव महारानी चुप हो गई क्योंकि उसने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा था। मो शियाओलिंग ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर से मिलूंगा, और वह ब्लाइंड मैडन होनी चाहिए जो उनके बीच तीसरे स्थान पर है। तो ब्लाइंड मैडन वास्तव में बहुत मजबूत है? दानव महारानी ने पूछा। उनकी ताकत के आधार पर उन्हें स्थान दिया गया है। मो शियाओलिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वास्तव में नहीं। शीर्ष 3 को ताकत के आधार पर रैंक किया गया है और बाकी को उम्र के आधार पर रैंक किया गया है। दानव महारानी ने गंभीरता से कहा, दूसरे शब्दों में, क्या 2 और भी अधिक दुर्जय हॉल मास्टर हैं? मो जियाओलिंग ने सिर हिलाया। दानव महारानी का दिल कांप उठा। वह पहले से ही इतनी डरावनी है, इसलिए वे दोनों। मो शियाओलिंग ने कहा, दूसरी रैंक वाली हॉल मास्टर तुलनात्मक रूप से रहस्यमय है और मुझे नहीं पता कि वह कौन है। लेकिन पहली वाली के बारे में किंवदंतियां हैं। माना जाता है कि वह स्वर्ग की आंख दांव पर पलती है। मध्यम और बड़ी दुनिया में स्वर्ग की आंख दांव बेहद भयानक हैं। खासतौर पर बड़ी दुनिया में स्वर्ग की आंख दांव द्वारा बनाई गई स्वर्ग की आंख दांव। यह वास्तव में दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। बड़ी दुनिया का तो जिक्र ही नहीं, मध्यम दुनिया में स्वर्ग की आंख दांव भी ऐसी चीज नहीं है जिसका हम विरोध कर सकें। दानव महारानी बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, चूंकि वह एक बड़ी दुनिया से है, तो वह यहाँ क्या कर रही है? मो शियाओलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, नीदर पवेलियन को इतने साल पहले बड़ी दुनिया में एक आपदा का सामना करना पड़ा था और यह रातों रात गायब हो गया। कई लोग कहते हैं कि वे मर चुके हैं और कई कहते हैं कि वे दूसरे ब्रह्मांड में भाग गए हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं उनके हॉल मास्टर्स में से किसी एक को इस मध्यम दुनिया में देख पाऊंगा जो बाहरी दुनिया से अलग है। दूसरे शब्दों में, अन्य हॉल मास्टर्स इस ब्रह्मांड में इसलिए हैं क्योंकि वे अलग नहीं होते। दानव महारानी ने पूछा, क्या वह यह स्थान छोड़ सकती है? मो शियाओलिंग ने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर यह उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा जानबूझकर बनाया गया था, तो उसे भी उन प्रतिबंधों को तोड़कर इस दुनिया से जाना मुश्किल लगेगा। लेकिन प्रतिबंध स्पष्ट रूप से जानबूझकर नहीं लगाए गए थे, इसलिए उसके लिए वहां से जाना बिल्कुल आसान होना चाहिए। वह अभी तक नहीं गई है, तो इसका मतलब है कि उसे यहाँ कुछ करना है। दानव महारानी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह यहाँ क्या कर रही है? मो शियाओलिंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। काफी देर की चुप्पी के बाद दानव महारानी ने दूर की ओर देखा और कहा, यांग ये उसे क्यों जानता है? मो शियाओलिंग ने भी दूर तक देखा, मैं भी इसका उत्तर जानना चाहता हूँ। वे दोनों बहुत देर तक चुप रहे और फिर मो शियाओलिंग ने कहा, चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत मुड़ी और चली गई। दानव साम्राज्य ने यांग ही और ब्लाइंड मैडन के जाने की दिशा पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर वह अन्य 5 शून्यकों को दूर ले गई। डॉट डॉट डॉट। ब्लाइंड मैडन के चले जाने के बाद वह धीरे धीरे समुद्र के किनारे चलने लगी। यांग ये उसके पीछे चल रहा था और वह उनसे लगभग 3 मीटर की दूरी पर था। वह कुछ दूर तक चलती रही और अचानक रुक गई, मेरे पीछे मत आना। लेकिन यांग ये ने हंसते हुए ब्लाइंड मैडन के पास जाकर कहा, ओह, अभी के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता की यह अभिव्यक्ति जरा भी जबरदस्ती या बनावटी नहीं थी। अगर ब्लाइंड मैडन न होती, तो उसे निश्चित रूप से दानव महारानी के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर होना पड़ता, और लड़ाई निश्चित रूप से या तो उसकी मौत या उसकी दयनीय मौत में समाप्त होती। भले ही उसने अपनी तलवार की मंशा को अर्धवापसी रैंक तक बढ़ा दिया हो, लेकिन वह दानव महारानी और मो शियाओलिंग को मारने में पूरी तरह से असमर्थ था। बेशक, अगर तलवार आत्मा या क्योंग क्यूई जाग गए तो यह पूरी तरह से अलग स्थिति होगी। लेकिन तलवार आत्मा और क्योंग क्यूई ने अब तक कोई हलचल नहीं दिखाई थी, और यह सबसे निराशाजनक हिस्सा था। क्योंकि जब तक उनमें से कोई एक जागता है, तब तक उसे दानव महारानी के समूह से डरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ब्लाइंड मैडन ने उसका सामना करते समय अपनी आंखें नहीं खोली थीं, यांगे को एहसास हो गया था कि वह उसे देख रही थी। एक पल की चुप्पी के बाद ब्लाइंड मैडन ने कहा, आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता काफी अच्छी है, और आप महान कर्म भाग्य वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से भविष्य में असाधारण होंगे। यहाँ लंबे समय तक रहना उचित नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आगे बढ़ गई। यांग ये दंग रह गया।
वह जल्दी से उसके पीछे भागा और पूछा, वरिष्ठ, क्या यहाँ कुछ होने वाला है? वह खामोश रही। यांग ये ने कहा, वरिष्ठ, मैं यहाँ तारकीय तलवार आरेख के लिए आया हूँ। आपको पता होना चाहिए कि यह कहाँ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? लेडी ने उसे इसके लिए यहाँ भेजा था। तो वह खाली हाथ कैसे लौट सकता था? इसके अलावा केवल एक ही व्यक्ति जो इसके ठिकाने को जानता था वह अंधी युवती थी, इसलिए वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, अगर यह तुम्हारे हाथ में हो तो इसकी असली ताकत सामने आ सकती है। लेकिन इसके बारे में मत सोचो, कम से कम अभी तो नहीं। यांग ये बहुत हैरान था, क्यों? वह कुछ नहीं बोली और बस आगे बढ़ती रही। यांग ये ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी और फिर कहा, अरे, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अगर तुमने मुझे बताने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें हर एक दिन परेशान करूंगी। वह रुकी और यांग ये को देखा, क्या तुम एक परेशान करने वाला बदमाश बनने की कोशिश कर रहे हो? यांग ये अवाक रह गया। ब्लाइंड मैडन ने पलट कर आगे कहा, भले ही तुम मेरी दोस्त नहीं हो, लेकिन तुम नेदर मैडन और बाकी लोगों की दोस्त हो। चूंकि वे तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपना जूनियर मान लिया है। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हें मार तो नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें पीटूंगी। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। अंधी युवती ने आगे कहा, मुझे पता है कि तारकीय तलवार आरेख कहाँ है, लेकिन यह अब तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना व्यर्थ है। यांग ये ने इसके बारे में पूछना जारी नहीं रखा क्योंकि ऐसा करना पूरी तरह से असंवेदनशील होगा। इस बीच अंधी युवती बोली, लेकिन चिंता मत करो, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी कि यह कहाँ है। आखिरकार इसकी असली ताकत केवल तुम्हारे हाथों में ही प्रकट हो सकती है। यांग ये ने जल्दी से जवाब दिया, धन्यवाद। ब्लाइंड मैडन आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर में उनके पास ही एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर लकड़ी से बना था और बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया बना हुआ था। उसके चारों ओर एक बगीचा और फलों के पेड़ भी थे। सीपियों को भी एक साथ बांधकर कुछ विंड चाइम के साथ पेड़ पर लटका दिया गया था। जब समुद्री हवा उसकी दिशा में बहती थी तो विंड चाइम की आवाज साफ और मधुर होती थी। यांग ये ने पूछा, आप यहीं रहते हैं? अंधी युवती ने सिर हिलाया और आंगन में चली गई। यांग ये भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। भले ही उसने उसे अंदर नहीं बुलाया था, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। अंधी युवती एक लकड़ी की बेंच पर जाकर बैठ गई। उसके सामने एक गोल लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ फल और पेस्ट्री रखी हुई थी। यांग ये ने उन पर नजर डाली, और उसने पाया कि वे सबसे साधारण फल और पेस्ट्री थे। इस बीच अंधी युवती ने अचानक पूछा, क्या वे सभी रेडियंट आयाम में ठीक हैं? यांग ये ने जवाब दिया, वे ठीक हैं। वे बहुत दबंग हैं, इसलिए कोई भी उन्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करता। वास्तव में नेदर मैडन और अन्य रेडियंट आयाम में बहुत दबंग थे। रेडियंट आयाम की शक्तियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहाँ तक रेडियंट आयाम के संरक्षक भी उनसे बेहद डरते थे। अंधी युवती ने हल्का सा सिर हिलाया, यह अच्छी बात है। यांग ये ने पूछा, क्या आप उनकी तलाश नहीं करने जा रहे हैं? अंधी युवती ने सिर हिलाया, मैंने यहाँ कुछ काम निपटाया नहीं है। काम निपटा कर मैं चली जाऊंगी। हालांकि यांग ये इसके बारे में बहुत उत्सुक था, उसने समझदारी से नहीं पूछना चुना। वह अभी बोलने ही वाला था कि अचानक स्ट्रोई यांग ये के सीने से बाहर आ गई। स्ट्रोई ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। जब उसने देखा कि कोई खतरा नहीं है, तो वह तुरंत एक फल पकड़े हुए अंतरिक्ष की जेब से बाहर निकली, और फिर उसने फल को यांग ये की ओर बढ़ाया। यांग ये ने फल पर नजर डाली। यह वही फल था जो मो शियाओलिंग ने स्ट्रोई को पहले दिया था। हालांकि इसका केवल आधा हिस्सा बचा था, और यह काटने के निशानों से ढका हुआ था। यांग ये मुस्कुराया, स्ट्रोई के सिर को धीरे से रगड़ा, और कहा, तुम इसे खाओ। स्ट्रोई ने अपना सिर हिलाया और फल को यांग ये की दिशा में आगे बढ़ा दिया। यांग ये का दिल गर्म हो गया। उसने मना नहीं किया और फल का एक छोटा टुकड़ा खाया, और फिर उसे स्ट्रोई को वापस दे दिया, मेरा पेट भर गया है। तुम खाओ। स्ट्रोई ने आंखें झपकाई और ऐसा लगा जैसे पूछ रही हो, क्या तुम्हारा पेट पहले ही भर गया है? यांग ये ने अपने पेट पर थपथपाते हुए कहा, मैं सचमुच भर गया हूँ। स्ट्रोई ने फल को यांग ये के मुंह के पास उठाया, और फिर उसने अपना पंजा थोड़ा हिलाना शुरू कर दिया। यांग ये समझ गई कि स्ट्रोई चाहती थी कि वह एक और निवाला खाए, इसलिए उसने मुस्कुराकर एक निवाला खा लिया। जब उसने यांग ये को निवाला खाते देखा तो स्ट्रोई की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसने एक शानदार मुस्कान दिखाई। उसके बाद उसने फल को काटना शुरू कर दिया और उसे खत्म करने में उसे कुछ ही समय लगा। यांग ये अपने सामने के दृश्य को देखकर अवाक रह गया। अचानक अंधी युवती बोली, वह तो स्प्राइट लॉर्ड है। यांग ये ने ब्लाइंड मैडन की ओर देखा और कहा, वह युवती जो आग से खेलती है, उसने भी यही कहा था। स्प्राइट लॉर्ड क्या होता है? अंधी युवती बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह उठ खड़ी हुई और लकड़ी के घर में चली गई। यांग ये स्तब्ध रह गई। इस बीच
घर के अंदर से अंधी युवती की आवाज आई, घर जाओ। यांग ये कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा, क्या मैं अपनी सेना को तलवार भगवान द्वीप पर ले जा सकता हूँ? द्वीप बहुत बड़ा था और इसमें कुछ पूरी तरह से बरकरार इमारतें और कई तलवार संरचनाएं थीं। हालांकि उनमें से अधिकांश क्षतिग्रस्त और अधूरी थीं, फिर भी उनकी मरम्मत की जा सकती थी। किसी भी मामले में तलवार गठबंधन के पास महाद्वीप पर नंबर 1 तलवार गठन मास्टर जियानजी था। इसके अलावा तलवार भगवान द्वीप पर जाने से एक और लाभ था, और वह यह था कि अगर तलवार गठबंधन दानव जाति के साथ युद्ध में जाता है तो उसके पास एक बफर जोन होगा। वह बफर जोन तलवार भगवान महासागर होगा। अंधी युवती की आवाज गूंजी, नहीं। यांग ये हैरान था, क्यों? काफी देर तक खामोशी छाई रही, फिर उसकी आवाज एक बार फिर उठी, समुद्र में कुछ खतरनाक है। कुछ खतरनाक। यांग ये की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, उसने वास्तव में कहा कि वहां कुछ खतरनाक है। अध्याय 1332 भाड़ में जाने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। नेदरमैडन की ताकत कितनी भयानक थी। हालांकि उसने कहा कि समुद्र में कुछ खतरनाक है। दूसरे शब्दों में, यह उसके लिए भी खतरनाक था। वह वास्तव में क्या था? यांग ये को कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि उसने एक शब्द भी नहीं बोला। यांग ये लकड़ी के घर के सामने काफी देर तक चुप रहा और फिर उसने स्ट्रोई को अपनी बाहों में लिया और चला गया। जब यांग ये तलवार गठबंधन की ओर वापस जा रहा था तो जियो उसके पास आई और उसने धीरे से कहा, वह बहुत मजबूत है। यांग ये ने सिर हिलाया। ब्लाइंड मैडन ने पहले जो ताकत बताई थी, वह शायद हिमशैल की नोक भर हो। वह नेदर पवेलियन के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो रहा था। यह कैसा संगठन है? उनमें से हर एक इतना शक्तिशाली है और वे इतने राक्षसी प्रतिभाशाली हैं। उनकी दूसरी बहन और बड़ी बहन कितनी भयानक होंगी। निचला मंडप। यांग ये ने गहरी सांस ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आया, और तभी उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। जब आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं, तो वास्तव में कोई और भी मजबूत है। साधना के मार्ग का कोई अंत नहीं था। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और जीर और स्ट्रोई दोनों को अपने साथ ले लिया और अपनी गति बढ़ा दी। उसके पास इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे हर एक सेकंड का अच्छा उपयोग करना था क्योंकि यह बहुत संभव था कि दानव जाति की सेना घूंघट वाले क्षेत्र को छोड़कर तलवार गठबंधन पर हमला कर दे। इस बार उसके पास ब्लाइंड मैडन की मदद थी, लेकिन अगली बार क्या होगा? जब कुछ हुआ तो वह उसे ढूंढता नहीं रह सकता था, है न? भले ही उसने पूरी तरह से बेशर्मी से काम करने और ब्लाइंड मैडन की तलाश करने का फैसला किया हो, लेकिन स्वॉर्ड एलायंस के बारे में क्या? राक्षस जाति के अलावा नी कबीले का नी वुमिंग भी एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर वह बूढ़ा आदमी फिर से टूट कर आया, तो वह निश्चित रूप से यांग ये की तलाश में आएगा। आखिरकार यांग ये ने नी कबीले के बहुत से सदस्यों को मार डाला था और व्यवहारिक रूप से नी कबीले का सफाया कर दिया था, इसलिए नी वुमिंग उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। यह कहा जा सकता है कि वह और स्वॉर्ड एलायंस दोनों ही अत्यंत खराब स्थिति में थे। 1 घंटे बाद यांग ये जीर और स्ट्रोई के साथ डूम्सडे सिटी पहुंच गया। वह बस उड़ान भरने ही वाला था कि वह मौके पर ही दंग रह गया, क्योंकि कई तलवारें वास्तव में डूम्सडे सिटी के ऊपर आसमान में उड़ रही थीं। उनमें से बहुत सारी थीं, और वहां लगभग 2 या 3 हजार थीं। उनकी गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और वे सिर्फ उच्च श्रेणी की दिव्य रैंक वाली तलवारें थीं। जब वह शहर के करीब पहुंचा, तो तलवार अचानक हिलने लगी और फिर उस पर गिर पड़ी। यांग ये जानता था कि अगर वह एक कदम और आगे बढ़ा तो वे निश्चित रूप से उस पर गोली चला देंगे। यांग ये ने तलवारों की ओर देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई, दिलचस्प। हालांकि तलवारों की गुणवत्ता घटिया थी, लेकिन शहर को कवर करने वाली तलवारों की संरचना खराब नहीं थी। भले ही यह वोइडर्स को रोक नहीं सकती थी, लेकिन यह सम्राटों को पूरी आसानी से मार सकती थी। यांग ये एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर वह जमीन पर उतर गया। हालांकि उन तलवारों से उसे कोई खतरा नहीं था, फिर भी वह बलपूर्वक उड़कर शहर के निवासियों को डराने के लिए जरूर आगे आता था। घर लौटते समय इस तरह का हंगामा करना वाकई अनावश्यक था। यांग ये ने जीर का हाथ पकड़ रखा था और डूम्सडे सिटी की ओर चल रहा था। स्ट्रोई उसके कंधे पर थी। शहर में प्रवेश करते समय यांग ये ने 200 ऊर्जा पत्थर चुकाए। यह प्रवेश शुल्क था। यांग ये इसके खिलाफ था, लेकिन ये लियुन ने जोर दिया था, क्योंकि यह एक नियम था, और अगर वे ऐसा नहीं करते, तो हर कोई डूम्सडे सिटी में प्रवेश कर सकता था। इसलिए डूम्सडे सिटी को बहुत ज्यादा भीड़भाड़ में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा प्रवेश शुल्क स्वॉर्ड एलायंस के लिए आय का एक स्रोत था। स्वॉर्ड एलायंस को विकसित होने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत थी। ये लियुन के अनुसार यांग ये हमेशा के लिए स्वॉर्ड एलायंस को वायलेट क्रिस्टल नहीं दे सकता था। स्वॉर्ड एलायंस को खुद के लिए प्रावधान करने में सक्षम होना था, और उसके बाद ही वह खुद को स्थायी रूप से बनाए रख सकता था। शुल्क इतना अधिक क्यों था? यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि डूम्सडे सिटी में 2 दिव्य ग्रेट स्पिरिट नसें थीं। आखिरकार चूंकि स्वॉर्ड एलायंस के पास 2 दिव्य ग्रेट स्पिरिट नसें थीं,
इसलिए डूम्सडे सिटी डार्क हेल कॉन्टिनेंट के गहन साधकों के लिए साधना का स्वर्ग जैसा था। यह वास्तव में एक स्वर्ग था। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, यांग ये ने अपने चेहरे पर स्पिरिट एनर्जी का हमला महसूस किया। यह बहुत प्रचुर मात्रा में था और शहर के बाहर की तुलना में कई गुना अधिक प्रचुर था। ध्यान देने लायक बात यह थी कि 200 ऊर्जा पत्थरों का शुल्क चुकाने का मतलब यह नहीं था कि कोई हमेशा के लिए रह सकता है। 200 ऊर्जा पत्थरों से कोई व्यक्ति केवल 10 दिनों तक ही शहर में रह सकता था। अगर कोई इससे ज्यादा समय तक रहना चाहता था तो उसके पास ऐसा करने के सिर्फ 2 तरीके थे। या तो ऊर्जा पत्थरों का भुगतान जारी रखें या स्वॉर्ड एलायंस में शामिल हों। लेकिन तलवार गठबंधन किसी को भी स्वीकार नहीं करता था। तलवार गठबंधन में शामिल होने के लिए ताकत की आवश्यकता थी। संक्षेप में कहें तो डार्क हेल महाद्वीप के लोगों को स्वॉर्ड एलायंस में शामिल होने पर गर्व था। अगर वीर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से स्वॉर्ड एलायंस महाद्वीप की सबसे मजबूत शक्ति थी। शहर में काफी चहल पहल थी और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सड़क के किनारे कुछ दुकानें थीं और वे स्वाभाविक रूप से खजाने, तकनीक और अन्य छोटी छोटी चीजें बेच रहे थे। यांग ये को स्वाभाविक रूप से उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन स्ट्रोई को बहुत दिलचस्पी लग रही थी। उसकी आंखें उसके कंधे पर घूम रही थीं और वह इधर उधर देख रही थी। यांग ये और जीर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए जब उन्होंने स्ट्रोई को इस तरह से प्रतिक्रिया करते देखा और फिर उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी। चूंकि स्ट्रोई को यह पसंद था तो स्वाभाविक रूप से उन्हें यहां शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं थी। अचानक यांग ये ने कहा, वे मुझे क्यों नहीं पहचानते? जब से वह शहर में दाखिल हुआ उसने देखा कि वे स्पष्ट रूप से उसे नहीं पहचान पाए। वह घमंडी नहीं था, लेकिन उसने खुद को शहर के ऊपर आसमान में दिखाया था। इसलिए तार्किक रूप से कहें तो उन्हें उसका आभास होना चाहिए। जिया ने उस पर नजर घुमाए और कहा, जरा सोचो, क्या कोई सोच सकता है कि तलवार गठबंधन का स्वामी इस तरह सड़कों पर टहल सकता है? इसके अलावा तुम हमेशा से ही मायावी रहे हो और शायद ही कभी खुद को दिखाते हो। इसलिए भले ही उन्होंने तुम्हें अतीत में देखा हो, वे तुम्हें पूरी तरह से भूल गए होंगे। यांग ये मुस्कुराया, यह सच है। जिया ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराए, अगर तुम सच में दिखावा करना चाहती हो तो तुम चिल्लाकर कह सकती हो कि तुम तलवार गठबंधन की मास्टर हो। इस तरह कई लोग निश्चित रूप से तुम्हें सम्मान देने के लिए यहां दौड़कर आएंगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, हाल ही में तुम या तो हत्या कर रहे हो या फिर पीछा किए जा रहे हो। यह वाकई बहुत थका देने वाला है। तो चलो स्ट्रोई द्वारा बनाए गए इस अवसर का उपयोग चारों ओर देखने और आराम करने के लिए करते हैं। यांग ये की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने यह सुना। जी एर ने तुरंत धीरे से पूछा, क्या हुआ? यांग ये ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हें मेरे कारण कष्ट उठाना पड़ा है। वह जी एर, एन नानजिंग और अन्य लोगों के प्रति दोषी महसूस करता था, क्योंकि वे उसके साथ रहने के बाद व्यवहारिक रूप से कभी शांति नहीं पा सके थे। खास तौर पर जी एर। जब से वह अब तक उसके साथ थी, उसने अनगिनत खतरों का सामना किया था और कुछ मौकों पर तो लगभग अपनी जान भी गंवा बैठी थी। हालांकि जी एर और अन्य लोगों ने कभी शिकायत नहीं की थी, फिर भी वह दोषी महसूस क्यों नहीं कर सकता था? जिया ने यांग ये की ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे तुम्हारे साथ थकना अच्छा लगता है। स्ट्रोई उसके कंधे से उड़कर यांग ये के सामने आ गई। उसने पहले जीर की ओर इशारा किया और फिर खुद की ओर इशारा किया और फिर उसने अपने पंजे हिलाने शुरू कर दिए। उसके बाद उसने अपने पंजे यांग ये के चेहरे के चारों ओर लपेटे और अपना सिर यांग ये के माथे पर हल्के से रगड़ा। यांग ये समझ गई कि वह क्या कहना चाह रही थी। स्ट्रोई कह रहा था कि उसके लिए भी यही बात है और उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। यांग ये ने स्ट्रोई को अपनी बाहों में लिया, जी एर के साथ नजरें मिलाई, मुस्कुराया और फिर आगे बढ़ गया। डूम्सडे सिटी यांग ये की कल्पना से कहीं ज्यादा समृद्ध थी। यह न केवल लोगों से भरा हुआ था, बल्कि वहां कई दुकानें भी थीं। इन दुकानों में तकनीकें, खजाने, जड़ी बूटियां और कई अन्य चीजें बेची जाती थीं। इसके अलावा कुछ तो काफी अच्छा खजाना भी बेच रहे थे। भले ही डूम्सडे सिटी में ज्यादातर भाड़े के सैनिक थे जो सफलता और श्रेष्ठता के लिए प्रयास करते थे, डूम्सडे सिटी बहुत शांतिपूर्ण था। किसी ने भी परेशानी नहीं पैदा की। बेशक यह मुख्य रूप से स्वॉर्ड एलायंस की वजह से था। आखिरकार स्वॉर्ड एलायंस की प्रवर्तन टीमें हर समय सड़कों पर गश्त करती रहती थीं। प्रवर्तन दल स्वॉर्ड एलायंस के सदस्यों से बनाए गए थे। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था और उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया, क्योंकि सड़कों पर गश्त करने से उन्हें अंक अर्जित करने का मौका मिलता था। जहां तक स्वॉर्ड एलायंस के सदस्यों का सवाल है, स्वॉर्ड एलायंस में बैंगनी क्रिस्टल सबसे आकर्षक चीज नहीं थे, और यह वे अंक थे जो स्वॉर्ड एलायंस ने दिए थे, क्योंकि वे पर्याप्त अंकों के साथ अपनी इच्छानुसार कोई भी तकनीक प्राप्त कर सकते थे। जिया ने धीरे से कहा, लियुन वास्तव में काफी कुशल है। यांग ये ने सिर हिलाया। कहने की जरूरत नहीं है कि ये लियुन की प्रबंधन क्षमता वाकई बहुत अच्छी थी।
अगर वह शहर का प्रबंधन करने वाला होता तो डूम्सडे सिटी निश्चित रूप से एक गड़बड़ होती। अचानक स्ट्रोई ने दाईं ओर एक दुकान की ओर इशारा किया। उसके बाद उसने यांग ये के कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया और सीधे उस दुकान की ओर उड़ गई। यांग ये और जिया थोड़ा स्तब्ध रह गए और फिर वे जल्दी से स्ट्रोई के पीछे चले गए। यह स्टो स्पिरिट जड़ी बूटियों और स्पिरिट फलों जैसे खजानों में माहिर था। यांग ये और जीर के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि स्ट्रोई एक शुद्ध सफेद फल पकड़े हुए है और उसे खा रही है। स्ट्रोई के सामने लगभग 17 या 18 साल की एक युवती खड़ी थी। इस समय उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने स्ट्रोई को देखा। यह छोटा सा साथी सामने कहाँ उड़ गया। यांग ये और जिया को अंदर आते देखकर युवती ने जल्दी से कहा, वह फल बहुत महंगा है। इसकी कीमत 10 बैंगनी क्रिस्टल है। यांग ये ने 10 बैंगनी क्रिस्टल उसकी ओर उछाले। युवती दंग रह गई और फिर उसने यांग ये और जीर की ओर देखने से पहले जल्दी से बैंगनी क्रिस्टल को दूर रख दिया। जाहिर है वे आम लोग नहीं थे। यांग ये काफी उत्सुक था और उसने पूछा, यह कौन सा फल है। आखिरकार स्ट्रोई बहुत ही नखरेबाज थी और उसे कोई भी फल पसंद नहीं आता था। युवती ने धीरे से कहा, शहद जैसा संतरा। यह बहुत मीठा होता है और मेरिडियन को पोषण देता है। यह बहुत मीठा है। यांग ये को अब समझ में आया। यह फल उच्च गुणवत्ता वाला फल नहीं था, लेकिन यह बहुत मीठा था। यह वह किस्म थी जो स्ट्रोई को पसंद थी। अचानक आलीशान वस्त्र पहने एक युवक और 3 बूढ़े आदमी दुकान में घुस आए। युवक को देखकर युवती के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और फिर उसने जल्दी से एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे युवक को थमा दिया। युवा मास्टर जू, यह इस महीने के लिए है। सभी 30 बैंगनी क्रिस्टल उस स्थानिक अंगूठी में हैं। युवक ने स्थानिक अंगूठी ली और अपना सिर हिलाया। जियो लैन, ऐसा क्यों? तुम्हें बस मेरे साथ एक रात बिताने के लिए सहमत होना होगा और फिर तुम्हें हमेशा के लिए यह सुरक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह सिर्फ एक रात है, तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। क्यों नहीं? जियाओ लैन नाम की युवती ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और एक तरफ हट गई। युवक ने कंधे उचकाए और जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र स्ट्रोई पर पड़ी जो किनारे पर खाना खा रहा था। स्ट्रोई को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, कितना प्यारा सा लड़का है। गुलान को यह बहुत पसंद आएगा। बोलते बोलते वह स्ट्रोई को पकड़ने ही वाला था, लेकिन स्ट्रोई बहुत सतर्क थी। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसने तुरंत फल को अपने पंजों में पकड़ लिया और यांगी के कंधे पर उड़ गई। युवक ने यांग यी और जी एयर को देखा और जब उसने जी एयर को देखा तो उसकी आंखें फिर से चमक उठी। क्या खूबसूरत युवा सुंदरता है। तसक तसक, वास्तव में बहुत खूबसूरत। बोलते समय उसने यांग ये को देखा और कहा, मुझे वह छोटा लड़का और यह युवा सुंदरी दोनों चाहिए। यांग ये ने युवक की ओर देखा और कहा, चले जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। युवक की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। डूम्सडे सिटी में कोई भी मुझे, जू यूनतियान को, मुंह दिखाने से नहीं चूकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिसने भी ऐसा किया वह मर चुका है। अध्याय 1333 में तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। जू यूनटियन। यांग ये ने भौहें सिकुड़ी और हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, तुमने अभी गुलान के बारे में बात की थी। क्या तुम उसे जानते हो? यांग ये स्वाभाविक रूप से गुलान को जानता था। उस युवती ने नानशून से उसके बारे में कई तरह की बुरी बातें कही थीं। नानशून के बारे में सोचने से यांग ये के चेहरे पर बहुत नरमी आ गई। आखिरकार उसने नानशून को अपनी छोटी बहन की तरह माना था। जू यूनटियन ने यांग ये को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस यांग ये के करीब गया और बोला, मैं अपनी बात दोहराता हूँ। यह छोटा सा लड़का और तुम्हारे बगल में बैठी यह महिला। अचानक यांग ये वहीं गायब हो गया। थप्पड़। एक स्पष्ट और जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और फिर जू यूनतियान को दुकान से बाहर निकाल दिया गया। जियाओ लैन और बूढ़े लोग दंग रह गए। बूढ़े लोग सबसे पहले अपने होश में आए और उन्होंने तुरंत यांग ये पर हमला कर दिया। आराम करो, आराम करो, आराम करो। थप्पड़ों की आवाज गूंज उठी और बूढ़े लोग उड़ गए। जियाओ लैन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह में एक अंडा समा गया। जू यूनटियन एक अर्ध सम्राट था और वे बूढ़े लोग सम्राट थे। 3 सम्राटों को ऐसे ही उड़ा दिया गया था। स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और फिर उसने यांग यी के गाल को चूमा और अपना फल खाना जारी रखा। यांग ये ने जू यूनटियन और उन बूढ़े लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह सिर्फ जियाओ लैन को देखता रहा जो अभी भी हैरान थी। सुरक्षा शुल्क जिसके बारे में उसने अभी बात की थी, क्या वे तलवार गठबंधन द्वारा एकत्र किए जाते हैं? यांग ये की बात सुनकर जियाओ लैन तुरंत अपने सदमे से उबर गई और फिर वह एक पल के लिए झिझकी और फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर यह तलवार गठबंधन द्वारा एकत्र नहीं किया गया है तो आप इसे उसे क्यों देते हैं? जियाओ लैन ने यांग ये की ओर देखा और धीरे से बोली, यह एक सुरक्षा शुल्क है। अगर मैं इसे नहीं चुकाती तो मैं अपनी दुकान खुली नहीं रख पाऊंगी। मैं अकेली नहीं हूं, मेरी गली की सभी दुकानें इसका भुगतान करती हैं। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, आपने इसकी सूचना तलवार गठबंधन को क्यों नहीं दी?
जियाओ लैन धीरे से बोली, हम मर जाएंगे। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस बीच जियाओ लैन ने कहा, जल्दी से चले जाओ। भले ही तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम यहाँ उसके लिए एक मुकाबला नहीं हो सकता। जिया ने अचानक पूछा, क्या वह यहाँ बहुत शक्तिशाली है? जियाओ लैन ने सिर हिलाया। एक बार एक स्टो था जिसने भुगतान करने से इनकार कर दिया था, और फिर स्टो मालिक का पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया। यांग ये ने पूछा, क्या प्रवर्तन दल कुछ नहीं करता? जियाओ लैन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, इस गली की प्रवर्तन टीम उसके पक्ष में लगती है। जिया ने पूछा, तो फिर शहर के अन्य क्षेत्रों में प्रवर्तन दलों के बारे में क्या? जियाओ लैन ने जवाब दिया, अन्य प्रवर्तन दल उसके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते। मैंने प्रवर्तन दलों के कुछ नेताओं को उसके प्रति बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार करते देखा है। मैंने सुना है कि उसके तलवार गठबंधन के उच्च अधिकारियों के साथ संबंध हैं। यांग ये का चेहरा तुरंत उतर गया। जिया ने यांग ये की ओर देखा और चुप रही। अचानक जू यूनतियान की आवाज बाहर से गूंजी, यहाँ से चले जाओ। जियाओ लैन एक पल के लिए झिझकी और बोली, आप दोनों को बस पीछे के दरवाजे से भाग जाना चाहिए। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि उसकी पृष्ठभूमि कितनी शानदार है, जिससे प्रवर्तन दल उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत न कर सके। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसने जिया का हाथ थाम लिया और स्टो से बाहर चला गया। अब स्टो के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे। जब यांग ये, जीर और स्ट्रोई स्टो से बाहर निकले, तो सभी दर्शकों की निगाहें उन पर टिक गईं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी दया थी। वे शायद बाहर से आए थे। तस्क अज्ञानी वास्तव में निडर हैं। उन्होंने जू लुटेरे को अपमानित करने की भी हिम्मत की। वे वास्तव में जीने से थक गए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वे बहुत शांत और संयमित दिखते हैं। उनके पास पर्याप्त समर्थन होना चाहिए और उन्हें डरना नहीं चाहिए। क्या बकवास है। वे निडर लगते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं। क्या हमारे महाद्वीप पर कोई भी तलवार गठबंधन को अपमानित करने की हिम्मत करता है? शहर में उस साथी को अपमानित करना तलवार गठबंधन को अपमानित करने के बराबर है। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वे तलवार गठबंधन की तुलना कर सकते हैं? बस देखें और देखें कि परिणाम कितने भयानक हैं। ठीक है, मैंने सुना है कि उस आदमी के चाचा और दादा तलवार गठबंधन के उच्च पदस्थ हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा समर्थन है। इसलिए अब जब उसने जू द प्लंडर पर हमला कर दिया है, तो जू द प्लंडर के चाचा और दादा निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। हे, असल में मुझे लगता है कि उसने अच्छा किया। मैं उस आदमी को लंबे समय से मारना चाहता था। दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। मूर्ख, तुम्हारी बातें तुम्हारा विनाश कर सकती हैं। अगर उस आदमी ने तुम्हारी बात सुन ली, तो तुम्हारा पूरा परिवार शहर से गायब हो जाएगा। पूरे परिसर में असंख्य लोग जीवंत चर्चा में लगे हुए थे। यांग ये ने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दिया और उसकी नज़र शू युनतियन पर पड़ी। इस समय शू युनतियन के चेहरे पर एक क्रूर भाव था और उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। उसका दाहिना गाल बहुत बड़ा हो गया था और वहां एक बहुत ही स्पष्ट हथेली का निशान था। जू यूनतियान ने मुट्ठियां भींचकर यांग यी को गुस्से से देखा और उसकी आंखें पागलपन और क्रूरता से भरी हुई थीं। चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। मैं। यांग ये अचानक मौके पर गायब हो गया। थप्पड़। आसपास के क्षेत्र में एक स्पष्ट और जोरदार तमाचा गूंज उठा और दर्शकों ने देखा कि जू यूनतियान का शरीर लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर फट गया और फिर जमीन पर गिर गया। चारों ओर शोरगुल गूंज उठा। यांग ये की ताकत से हैरान होने के अलावा वे यांग ये के साहस से भी हैरान थे। आखिरकार यह सर्वविदित था कि जू युनतियान के तलवार गठबंधन के उच्च अधिकारियों के साथ संबंध थे, लेकिन उनसे पहले वाले आदमी ने वास्तव में जू युनतियान को सार्वजनिक रूप से मारने का साहस किया था। कौन है ये? वे सभी यांग ये को देखते रहे और उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे और वे यांग ये की पहचान जानने को उत्सुक थे। जू युनतियन के साथ जो बूढ़े लोग थे और जिन्हें यांग ये ने अभी अभी उड़ा दिया था, वे गुस्से में थे और हमला करने वाले थे। हालांकि जब यांग ये ने उनकी तरफ देखा तो उनके हाव भाव तुरंत बदल गए और फिर वे बार बार पीछे हट गए। डर के अलावा उनकी आंखों में दहशत का एक निशान था। अब उन्हें याद आया कि वे उस आदमी के एक भी हमले का विरोध नहीं कर पाए थे जो उनके सामने खड़ा था। जू युनतियन जमीन से रेंग कर ऊपर आया और जिया ने उसे देखा तो वह तुरंत अपनी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि जू युनतियन का बायां गाल भी सूजा हुआ था। इस समय जू युनतियन का सिर सुअर के सिर की तरह पूरी तरह गोल और फूला हुआ था। जिया अकेला नहीं था, आसपास के कई अन्य लोग भी हंसने की कगार पर थे, लेकिन किसी ने वास्तव में हंसने की हिम्मत नहीं की। जू युनतियन ने अपने गालों को छुआ और दंग रह गया। एक पल बाद वह गुस्से से चिल्लाया और उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे सुअर का वध किया जा रहा हो। यह अपमानजनक था, एक असाधारण अपमान। सार्वजनिक रूप से मारा जाना शू युनतियन के लिए असाधारण अपमान था। उसे, शू युनतियन को, ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था? शू युनतियन क्रोध से अभिभूत था और अपने और यांग ये के बीच ताकत के अंतर को भूल गया।
उसने तुरंत यांग ये पर हमला किया, लेकिन वह अभी यांग ये के सामने ही पहुंचा था कि उसका शरीर फिर से उड़ गया। सकना। जैसे ही उसका शरीर हवा में उड़ा, उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें निकलीं और वह लगभग 1 किलोमीटर पीछे उड़ गया तथा अंततः जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कितना शक्तिशाली! दर्शकों ने यांग ये को अपने चेहरे पर गंभीर भावों के साथ देखा। वे अभी यांग ये की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने उसकी ताकत को अनदेखा कर दिया था। अब जब उन्होंने यांग ये को हमला करते देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि यांग ये न केवल बहुत साहसी था, बल्कि उसके पास असाधारण रूप से दुर्जेय ताकत भी थी। जिया ने पूछा, तुम उसे क्यों नहीं मार रहे हो? यांग ये ने जवाब दिया, आइए इंतजार करें। मैं देखना चाहता हूं कि कौन उसका समर्थन कर रहा है और उसे इतना अहंकारी व्यवहार करने की इजाजत दे रहा है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे कई परजीवी भी आते हैं, और यह अपरिहार्य था। चूंकि यह उसकी आंखों के सामने हुआ था, इसलिए उसे इससे निपटना ही था। जिया बोलने ही वाला था कि इतने में यांग ये ने अचानक दूर की ओर देखा, वे यहाँ हैं। इस बीच भीड़ में से किसी ने आश्चर्य से कहा, प्रवर्तन दल यहाँ है। भीड़ को विभाजित होने में अधिक समय नहीं लगा और फिर 20 से अधिक काले बख्तरबंद हथियारबंद बंदूकधारी, जिनके हाथों में काले भाले थे, वहां आ पहुंचे। वे सभी सम्राट थे। इस समय सभी ने यांग ये को देखा और उनके मन में उसके लिए दया की भावना पूरी तरह से छिपी हुई थी। जहां तक उनका सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यांग ये कितना शक्तिशाली था। यह तलवार गठबंधन का क्षेत्र था। इसलिए चाहे यांग ये कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह तलवार गठबंधन से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? प्रवर्तन दल वहां आया। समूह का नेतृत्व करने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सबसे पहले जू युनतियान को देखा और जब उसने जू युनतियान की भयानक स्थिति देखी तो उसका चेहरा उतर गया। भाई लिन। जू युनतियन जमीन से रेंगते हुए आया और अधेड़ उम्र के आदमी के पास गया। उसने यांग ये की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, भाई लिन मो, मार डालो। उसे मार डालो। उसे मारने में मेरी मदद करो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति लिन मो ने शू युनतियन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम एल्डर शू के पोते और मेरे भाई हो। इसके अलावा एल्डर शू ने हमारी थर्ड इन्फोर्समेंट टीम की अच्छी देखभाल की है। इसलिए चिंता मत करो। चाहे वह कोई भी हो, हम भाई उससे न्याय पाने में तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने विशेषज्ञों के समूह को अपने पीछे यांग ये और जीर की ओर ले गया। जू युनतियन भी जल्दी से उनके पीछे चला गया। लिनमो का समूह यांग ये से लगभग 10 मीटर दूर रुक गया। लिनमो ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि जू युनतियन ने यांग ये की ओर इशारा किया और जोर से हंसा, क्या तुम अभी बहुत मजबूत नहीं थे? चलो, तुम अभी हमला करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आओ। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि यांग ये उसके सामने आया था और उसने उसका गला पकड़ लिया था। जब बाकी लोग अपने सदमे से उभरे, तो यांग ये पहले ही वहीं लौट आया था जहां वह पहले खड़ा था, और उसने शू युनतियन का गला पकड़ रखा था। जू युनतियन की आंखें भय से भरी हुई थीं। इस बार उसे अंततः अपने और यांग ये के बीच की खाई का एहसास हुआ। यांग ये ने जू युनतियान को देखते हुए हंसते हुए कहा, और फिर उसने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की। उसने तुरंत जू युनतियान की आकृति को जमीन पर पटक दिया। टकराना। जमीन फट गई और खून चारों ओर फैलने लगा। जू युनतियन मरा नहीं था, लेकिन वह मरने के कगार पर था। यांग ये ने उसे बेहोश कर दिया था। यांग ये ने शू युनतियन पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय लिनमो को देखा। लिनमो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीमी आवाज में बोला, क्या तुम मेरे तलवार गठबंधन को चुनौती दे रहे हो? जिया फिर से अपनी हंसी को रोक नहीं सकी और उसने यांग ये की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और एक और शब्द नहीं बोला। तलवार गठबंधन को चुनौती। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें नहीं पता। लिनमो की आवाज और चेहरा क्रूर हो गया, मुझे लगता है तुम्हें पता है। बोलते समय उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कहा, उसने खुलेआम दूसरे पर हमला किया है, डूम्सडे सिटी के नियमों की अवहेलना की है, और हमारे तलवार गठबंधन को चुनौती दी है। हमारे तलवार गठबंधन के नियमों के अनुसार, वह मौत का हकदार है। मैं आप सभी को उसे मार डालने का आदेश देता हूं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, प्रवर्तन दल के 20 से अधिक सदस्य और यहां तक लिनमो भी यांग ये पर टूट पड़े। अध्याय 1334 ये लियुन यहाँ है। यांग ये का चेहरा धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा हो गया जब उसने देखा कि प्रवर्तन दल उस पर हमला कर रहा है। उसे जियाओ लैन ने जो कहा था, उसके बारे में कुछ संदेह था, क्योंकि उसे लगा कि प्रवर्तन दल बिल्कुल भी कानून के विरुद्ध काम नहीं करेगा। आखिरकार प्रवर्तन दल स्वॉर्ड एलायंस का प्रतिनिधित्व करता था और वे डूम्सडे सिटी में व्यवस्था की निगरानी करते थे। अगर यहाँ व्यवस्था की निगरानी करने वाले लोग नियमों का पालन नहीं करते और इसके बजाय व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं, तो क्या यह स्वॉर्ड एलायंस को शर्मिंदा करने के बराबर नहीं है? लेकिन वास्तव में वे कानूनों की पूरी अवहेलना कर रहे थे। अगर वह तलवार गठबंधन का स्वामी नहीं होता, तो उसे लगता कि तलवार गठबंधन कमजोरों को धमका रहा है। वास्तव में यह सिर्फ एक भावना नहीं थी, क्योंकि ठीक यही अभी हो रहा था।
उन्होंने बिना यह जाने कि क्या हुआ था, उस पर हमला कर दिया और यहाँ तक उस पर तलवार गठबंधन को चुनौती देने का आरोप भी लगाया। जाहिर है, उन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था। अगर उन्हें कोई पसंद नहीं था या कोई उनकी बात मानने से इनकार करता था, तो वे उस व्यक्ति पर तलवार गठबंधन को चुनौती देने का आरोप लगाते थे और फिर उसे खुलेआम मार देते थे। वे तलवार गठबंधन में परजीवी थे। यांग ये ने गहरी सांस ली, एक कदम आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ हिलाया। समूह का नेतृत्व करने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुरंत 3 किलोमीटर दूर जाकर दीवार से टकरा गया। दीवार ढह गई और वह उसके नीचे दब गया। इस बीच यांग ये ने फिर से तेजी से अपना हाथ हिलाया। बैंग बैंग बैंग, अनगिनत आकृतियां लगातार उड़ रही थीं। कुछ ही पलों में प्रवर्तन दल के सभी सदस्य उड़ गए। दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार वे सभी सम्राट थे। हालांकि उन्हें ऐसे ही कुचल दिया गया था। इसके अलावा दर्शक यह भी नहीं देख पाए थे कि यांग ये ने उन्हें कैसे हराया। किसी ने धीमी आवाज में कहा, प्रवर्तन दल ने अपनी क्षमता से अधिक काम ले लिया है। किसी और ने कहा, तो क्या हुआ? यह मत भूलो कि यह प्रलय का शहर है। यह तलवार गठबंधन का क्षेत्र है। क्या महाद्वीप पर कोई भी तलवार गठबंधन के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वर्तमान में तलवार गठबंधन महाद्वीप का वास्तविक अधिपति था, इसलिए तलवार गठबंधन का विरोध करने वालों को केवल मृत्यु का सामना करना पड़ता था। इस बीच लिनमो मलबे से बाहर निकला और यांग ये को देखते हुए उसका चेहरा बेहद भद्दा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने सामने खड़े इस आदमी की एक भी हरकत का विरोध करने में असमर्थ होगा। भले ही उसका गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन उसने अपना सारा विवेक नहीं खोया था। बस एक ही टक्कर ने उसे एहसास दिलाया कि वह उस आदमी का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता जो उसके सामने खड़ा था। इसलिए उन्होंने एक ट्रांसमिशन ताबीज को तोड़ दिया। वे बैकअप के लिए बुला रहे हैं। प्रवर्तन दल सहायता के लिए बुला रहा है। मुझे आश्चर्य है कि कौन आएगा। क्या यह तलवार गठबंधन का ब्लेड होगा? मैंने सुना है कि वे प्रतिभाशाली तलवार साधक हैं जिन्हें तलवार गठबंधन के गुरु यांग ये ने खुद चुना है। उनमें से हर एक अपनी साधना के दायरे को पार करके युद्ध कर सकता है, और उनके उपकरण भी सम्राट रैंक पर हैं। अगर वे आते हैं, यह शायद असंभव है। ब्लेड स्वॉर्ड एलायंस में सबसे मजबूत ताकत है। वे ऐसे तुच्छ मामलों पर कैसे ध्यान दे सकते हैं? यह कोई मामूली बात नहीं है। बस उस आदमी को देखो। यहाँ तक सम्राट भी उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं है। तलवार गठबंधन के साधारण विशेषज्ञ शायद उससे निपटने में असमर्थ होंगे। मुझे लगता है कि केवल ब्लेड या तलवार गठबंधन के वे पुराने साथी ही उससे निपट सकते हैं। बकवास बंद करो और देखो। तलवार गठबंधन की सेना जल्द ही यहाँ आ जाएगी। यांग ये बोलने ही वाली थी कि स्ट्रोई ने अचानक अपना सिर उसके गाल पर रगड़ा और फिर उसने दुकान की ओर इशारा किया। यांग ये ने स्ट्रोई की तरफ देखा और पाया कि उसने फल खा लिया है। वह मुस्कुराया और स्टोर के प्रवेश द्वार पर खड़ी जियाओ लैन को देखा। इस समय युवती की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह सदमे से भर गई थी। जाहिर है, वह यांग ये द्वारा प्रकट की गई ताकत से चौंक गई थी। यांग ये मुस्कुराया, मिस जियाओ लैन, क्या आपके पास और फल है? जियाओ लैन दंग रह गई और फिर उसने जल्दी से सिर हिलाया, मैं करती हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्ट्रोई उसके पास उड़कर आई, और फिर वह आश्चर्य से देखती रही कि कैसे स्ट्रोई ने उसे बैंगनी क्रिस्टल का ढेर दिया। जियाओ लैन ने निगल लिया और सहज रूप से उन्हें ले लिया। इस बीच स्ट्रोई ने तुरंत एक शानदार मुस्कान प्रकट की जब उसने देखा कि जियाओ लैन ने बैंगनी क्रिस्टल स्वीकार कर लिया है। जियाओ लैन ने उन्हें गिना और पाया कि वहां लगभग 100 फल थे। दूसरे शब्दों में, वे 10 फलों के लिए पर्याप्त थे। उसने स्ट्रोई की ओर देखा, और फिर स्ट्रोई ने तुरंत एक मुस्कान बिखेरी और बीच हवा में फल का आकार बना दिया। जियाओ लैन मुस्कुराई जब उसने देखा कि स्ट्रोई कितनी प्यारी है, और उसने कहा, मेरे साथ आओ। वह मुड़ी और दुकान में चली गई। स्ट्रोई ने यांग ये की ओर देखा, और जैसे ही उसने यांग ये को सिर हिलाते देखा, वह तुरंत आगे बढ़ी और जियाओ लैन के पीछे चली गई। इस बीच लिनमो ने उग्रता से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तलवार गठबंधन के खिलाफ जाने की? चाहे तुम कोई भी हो, तुम आज डूम्सडे सिटी नहीं छोड़ पाओगे। यांग ये ने लिनमो की ओर देखा और कहा, क्या तलवार गठबंधन एक बड़ी बात है? जब आसपास के लोगों ने यांग ये की बात सुनी तो उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या तलवार गठबंधन एक बड़ी बात है? उन्हें यह सब बकवास लगा। स्वॉर्ड एलायंस सिर्फ एक बड़ी बात नहीं थी, यह असाधारण था। अगर वील्ड रीजन पर विचार नहीं किया जाता, तो क्या डार्क हेल कॉन्टिनेंट में कोई भी स्वॉर्ड एलायंस को भड़काने की हिम्मत कर सकता था? यहां तक कि वील्ड रीजन ने भी इसकी हिम्मत नहीं की। आखिरकार उस दिन स्वॉर्ड एलायंस के मास्टर ने वील्ड रीजन के 2 वॉइडर्स को तुरंत मार दिया था। कितना हास्यास्पद है। लिनमो के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस महाद्वीप पर कोई वास्तव में मेरे तलवार गठबंधन को नीची नजर से देखेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे पीछे कौन खड़ा है? यह यांग ये है। क्या आप यांग ये को जानते हैं? मुझे मत बताना कि आपने उसके बारे में नहीं सुना है।
यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैंने उसके बारे में सुना है। लेकिन क्या वह कोई बड़ी बात है? शोरगुल मच गया। सभी लोग यांग ये को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी शैतान को देख रहे हों। क्या यांग ये कोई बड़ी बात है? बेशक, वह बड़ी बात थी। महाद्वीप का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति, महाद्वीप का नंबर 1 तलवार साधक, महाद्वीप की नंबर 1 शक्ति का स्वामी, और महाद्वीप का एकमात्र व्यक्ति जिसने क्वासी सम्राट दायरे में वोइडर्स को मार डाला था। अगर यह बड़ी बात नहीं थी तो फिर क्या थी? कुछ लोग यांग यी को देखकर धीरे से बुदबुदाए, क्या वह गुफा में रह रहा था? दरअसल, यांग ये शांत रहने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे साफ पता था कि वह कितना ताकतवर है। इस दुनिया में अनगिनत विशेषज्ञ हैं। एक व्यक्ति को आत्मविश्वासी होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति में विनम्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी वह व्यक्ति अभिमानी बनने से बच सकता है। यांग ये की बात सुनते ही लिन मो जोर से हंस पड़ा, और ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुना हो। वह बहुत देर तक हंसता रहा और फिर यांग ये को देखता रहा। कितना हास्यास्पद! सच में हास्यास्पद! कहने की जरूरत नहीं है कि तुमने अज्ञानी लोगों के बारे में मेरा ज्ञान फिर से जगा दिया है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और लिन मो पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। उसने बस आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, तुम्हारे पीछे जो लोग हैं, वे अभी तक क्यों नहीं आए? हा हा हा! अचानक दूर से हंसी की आवाज आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई हमारे तलवार गठबंधन को नीची नजर से देखने की हिम्मत करेगा। अब मैं वाकई काफी उत्सुक हूँ। जैसे ही आवाज गूंजना बंद हुई, चांदी के कवच में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी उनके सामने आया, और उसके पीछे काले कवच में डीपथरोफा का एक समूह खड़ा था। भीड़ में से किसी के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उसने कहा, मैं प्रवर्तन दल का उपकप्तान मो रांगसियोंग हूँ। बड़े भाई मो। इस बीच लिन मो जल्दी से उस आदमी का अभिवादन करने के लिए गया, और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, उस आदमी ने न केवल एल्डजू के पोते को घायल किया, उसने हम सभी को भी घायल कर दिया। वह एक पल के लिए रुका और बोला, वह बहुत ताकतवर है। मो रांगसियोंग ने जू युनतियान पर नजर डाली जो यांग ये के पैर के नीचे बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था, और जब उसने जू युनतियान की दयनीय स्थिति देखी तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने यांग ये को देखा और कहा, कितना दुस्साहस! तुमने प्रलय शहर में मेरे तलवार गठबंधन को भड़काने की हिम्मत की। यांग ये ने उन पर नजर डाली, और फिर उसने जू युनतियन को लात मारी और कहा, यह आदमी शहर में अपराध कर रहा था और तथाकथित सुरक्षा शुल्क वसूल रहा था। तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, है न? मो रांगसियोंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं करता हूँ। यांग ये ने पूछा, तो फिर आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? मो रांगसियोंग ने यांग ये की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तो यह एक दखलंदाज है। आपकी ताकत खराब नहीं है, लेकिन यह हमारे तलवार गठबंधन के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं लगती है। मैं आप पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता। युवा भाईजू को रिहा करो और मैं तुम दोनों को एक तेज मौत मरने दूंगा। अन्यथा तुम भीख मांगने पर भी नहीं मर पाओगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। वह मो रांगसियोंग के सामने था जब उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दी। मो रांगसियोंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, और वह पीछे हटने वाला था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यांग ये का हाथ उसके गले पर कस गया था। यहाँ हर कोई हैरान था, खास तौर पर लिन मो के समूह ने। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मो रांगसियोंग भी यांग ये की एक भी चाल का विरोध नहीं कर पाएगा। यांग ये ने आसपास के लोगों को नजरअंदाज किया, और उसने मो रांगसियोंग को देखा जिसकी आंखें अभी खुली हुई थीं। मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, तुम सभी का समर्थन कौन कर रहा है और तुम सभी को प्रलय दिवस शहर में इतनी अहंकारी तरीके से काम करने की अनुमति कौन दे रहा है? मो रांगसियोंग ने यांग ये को देखा और कर्कश आवाज में बोला, कौन? कौन? वास्तव में आप कौन हैं? इस बीच यांग ये ने मो रांगसियोंग को जमीन पर पटक दिया। टकराना! जमीन फट गई और मो रांगसियोंग का सिर जमीन में धंस गया, जिससे उसका शरीर बार बार हिलने लगा। यांग ये ने लिन मो को देखने के लिए मुड़कर कहा, जब तक आपका समर्थन करने वाला यहाँ नहीं आ जाता तब तक सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करना जारी रखें। इस समय लिन मो को सचमुच बहुत डर लग रहा था। तुम जल्दी करो! यांग ये अचानक चिल्लाया, और इसने लिन मो को तुरंत भयभीत कर दिया और वह कांपने लगा और जल्दी से एक ट्रांसमिशन ताबीज वापस ले लिया। इस बार सेना बहुत जल्दी आ गई। काले लिबास में एक बूढ़ा आदमी यहाँ आया। बड़े जू! लिन मो जल्दी से बूढ़े आदमी के पास गया, सम्मानपूर्वक झुका, और कहा, हम बेकार थे और भाई जू को बचाने में सक्षम नहीं थे। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया और यांग ये को देखा। यांग ये को देखकर वह भौंचक्का रह गया। क्या हम मिले हैं? यांग ये ने बूढ़े आदमी को कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस शू युनतियन की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही हो जिसने अपने पोते को शहर में मनमर्जी करने और अपराध करने की अनुमति दी थी। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वह बस उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ फीस वसूल रहा था। यह कोई अपराध नहीं है न? यांग ये ने पूछा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ी।
वह बोलने ही वाला था कि यांग ये ने बोलना जारी रखा, अगर वे मना करते हैं तो आप उन्हें नष्ट कर देते हैं, है ना? बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक यांग यी को देखा और फिर कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब अपने किए की सजा भुगतने का समय आ गया है। बोलते बोलते वह हमला करने ही वाला था कि अचानक एक आवाज गूंजी, काउंसलर ये यहाँ हैं। यहाँ तक कि सलाहकार ये भी घबरा गए। वह आदमी खत्म हो गया। उसी क्षण से उसका अंत हो गया जब उसने तलवार गठबंधन को नाराज कर दिया। लेकिन वह आदमी शू यूनतियान सुरक्षा शुल्क वसूल रहा है। तुम मूर्ख हो। क्या सलाहकार ये उस व्यक्ति या तलवार गठबंधन के इन लोगों पर विश्वास करेंगे? काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसके मुंह पर उपहास की एक लकीर उभर आई। क्या तुम बहुत मजबूत नहीं थे? चलो देखते हैं कि तुम बाद में कितने महान हो। अध्याय 1335 मैं तलवार मास्टर को देखना चाहता हूँ। यांग ये ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और दूर की ओर देखने लगा। भीड़ को अलग होने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर एक महिला उनके सामने आई। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसके पीछे जमीन पर घसीटी हुई थी, उसके सुंदर बाल उसके कंधों तक खुले हुए थे और उसका चेहरा शांत था। वह उदासीन मुद्रा में थी। उसके पीछे 15 चांदी के बख्तरबंद गार्ड थे। वह निश्चित रूप से ये लियुन थी। उसे देखते ही सभी ने जल्दी से सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। भले ही यांग ये तलवार गठबंधन की मास्टर थी, यांग ये एक मायावी व्यक्ति थी जिससे बहुत कम लोग मिले थे। लेकिन ये लियुन अलग थी। वह शहर में सब कुछ प्रबंधित करती थी और वह जो भी निर्णय लेती थी वह अनगिनत लोगों के भविष्य से संबंधित होता था। यह कहा जा सकता है कि यद्यपि उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव यांग ये के बराबर नहीं था, यह यांग ये से केवल कमतर था। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी जल्दी से ये लियुन के पास गया और उसके चेहरे पर अत्यंत सम्मानपूर्ण भाव के साथ उसे थोड़ा झुकाया। वह बस बोलने ही वाला था कि ये लियुन ने उसे दरकिनार कर दिया और यांग ये की ओर चल दी। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने जब यह देखा तो वह दंग रह गया। ये लियुन यांग ये के पास गया और झुकने ही वाला था, लेकिन यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ये बातें वास्तव में हमारे बीच आवश्यक नहीं हैं। ये लियुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कब वापस आए? यांग ये ने जवाब दिया, अभी अभी। मैं तुम्हें ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन स्ट्रोई कुछ मौज मस्ती करना चाहती थी, इसलिए हम उसके साथ चले गए। उसने अभी अभी स्ट्रोई के बारे में बात की थी और वह दुकान से बाहर निकल आई थी। उसके सामने 10 फल थे। वह उन्हें यांग यी के पास ले गई और उसके गोल और फूले हुए चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। यांग ये ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक स्थानिक रिंग में रखा और एक तार पर लटका दिया। उसके बाद उसने उसे स्ट्रोई के गले में डाल दिया। अगर तुम खाना चाहते हो तो बस एक ले लो। स्ट्रोई ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर एक टुकड़ा निकालकर खाने लगी। ये लियुन ने पूछा, उसे मीठी चीजें पसंद हैं? यांग ये ने जवाब में सिर हिलाया। ये लियुन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये के सामने खड़े 2 लोगों पर नजर डाली। उसके बाद उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और पूछा, क्या हुआ? यांग ये ने लिनमो के समूह को देखा और जवाब दिया, आपको उनसे यह सवाल पूछना होगा। इस समय यहाँ मौजूद हर कोई वहीं जम गया था और उनके दिमाग खाली थे। वे एक दूसरे को जानते हैं। तलवार गठबंधन के सलाहकार ये उसे जानते हैं। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और अन्य लोगों के चेहरे और भी पीले पड़ गए थे। ये लियुन ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उसने उनसे कुछ नहीं पूछा। वह पलटी और जियाओ लैन को देखने लगी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ? जियाओ लैन ने काले लबादे वाले बूढ़े आदमी, लिनमो और अन्य लोगों पर नजर डाली। वह काफी झिझक रही थी। इस बीच ये लियुन मुस्कुराया, यह ठीक है। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। जब ये लियुन ने उसकी सुरक्षा की गारंटी दी तो जियाओ लैन ने तुरंत राहत की सांस ली और फिर उसने घटनाओं का क्रम बताना शुरू किया। बोलते बोलते वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। अंत में उसने प्रवर्तन दल की सारी करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। क्या बकवास है। इस बीच काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी अचानक गुस्से से चिल्लाया, हमारी प्रवर्तन टीम। अचानक ये लियुन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि ये लियुन के बगल में विशेषज्ञों की आभा ने उसे जकड़ लिया था। वह जानता था कि अगर उसने एक और शब्द कहा तो वे न केवल उसे जकड़ लेंगे बल्कि हमला भी करेंगे। ये लियुन ने मुड़कर जियाओ लैन को देखा, आगे बढ़ो। जियाओ लैन ने ये लियुन की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और फिर बोलना जारी रखा। जब उसने बताया कि क्या हुआ था तो काले लबादे वाले बूढ़े आदमी और अन्य लोगों के हाव भाव बेहद भद्दे हो गए। काफी समय बीतने के बाद जियाओ लैन ने गहरी सांस ली और कहा, बस इतना ही। ये लियुन बहुत देर तक चुप रही और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने भयानक होंगे। यह मेरी चूक थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, तुम पूरे दिन इतने व्यस्त रहते हो। तुम्हारे पास इन तुच्छ मामलों को संभालने का समय कैसे हो सकता है? अगर मुझे अचानक स्ट्रोई के साथ सड़कों पर टहलने का आवेग नहीं होता तो मैं ऐसा दृश्य भी नहीं देख पाता। हालांकि वह गुस्से में था, उसने ये लियुन को दोष नहीं दिया।
उसके पास पहले से ही बहुत सारे काम थे, इसलिए अगर उसे ऐसे तुच्छ मामलों को भी संभालना पड़ा तो वह शायद थकावट से मर जाएगी। ये लियू युन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर वह बूढ़े आदमी के समूह की ओर देखने के लिए मुड़ी। इस क्षण से आप सभी प्रवर्तन दल से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा आपको तुरंत प्रलय शहर छोड़ देना चाहिए और शहर में एक और कदम भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप शहर में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं तो आपके सिर शहर के द्वार के बाहर लटका दिए जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ी और यांग ये को देखने लगी। क्या यह ठीक है? यांग ये ने जवाब दिया, आप निर्णय लें। ये लियू युन ने सिर हिलाया। इस बीच काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, काउंसलर ये, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। ये लियू युन ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, परामर्शदाता ये, आप सिर्फ उस छोटी लड़की की बातों को कैसे सुन सकते हैं और हम भाइयों को तलवार गठबंधन से निकाल सकते हैं? ऐसी हरकतें हम सभी को बहुत निराश करेंगी। ये लियून ने कहा, क्या उसने आप सभी की निंदा की? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेशक। हमारी प्रवर्तन टीम ने हमेशा शहर के नियमों का पालन किया है। भले ही कुछ लोगों ने नियम तोड़े हों और वो शुल्क वसूला हो जिसकी उसने बात की थी, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं है कि तलवार गठबंधन से निष्कासित किया जाए। इसके अलावा आप हम सभी को निष्कासित कर रहे हैं। ये लियू युन ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के समूह पर नजर डाली। एल्डर जू, मुझे मत बताओ कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा पोता क्या कर रहा था। तुमने उसे रोका नहीं और इसके बजाय उसे सुरक्षा देकर उसके अपराधों में सहायता की। एल्डर जू, यह व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग है। इसके अलावा क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे कार्यों ने वास्तव में तलवार गठबंधन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? ईमानदारी से कहूं तो दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में तुम सभी को आज मार दिया जाना चाहिए। हालांकि इस तथ्य के कारण कि तुमने एक बार तलवार गठबंधन में योगदान दिया था, मैंने तुम सभी को जीवित रहने की अनुमति दी। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं तलवार मास्टर को देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तलवार मास्टर हमारे लिए न्याय बनाए रखे। एक बार जब उन्हें तलवार गठबंधन और प्रलय दिवस शहर से निकाल दिया गया तो उनके पास जो कुछ भी था वह सब चला जाएगा। इसके अलावा अगर उन्हें प्रलय दिवस शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो उनके पास अपनी खेती को और बेहतर बनाने का कोई मौका नहीं होगा। यांग यी अवाक रह गया। दूसरी ओर जी एर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ये लियू युन ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा। चलो चलें। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने जिया का हाथ पकड़ा और चला गया। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी बोलने ही वाला था कि तभी ये लियू युन के पीछे खड़े चांदी के बख्तरबंद पहरेदारों में से एक काले लबादे वाले बूढ़े आदमी के सामने आया और उसने कहा, मूर्ख, यंग मिसिए के बगल में खड़े आदमी को अच्छी तरह से देखो। अपनी आंखें खोलो और देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ा और ये लियू युन के समूह का पीछा करने लगा। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी वहीं दंग रह गया और फिर उसने मुड़कर यांग ये और ये लियू युन की तरफ देखा। उसने देखा कि ये लियू युन यांग ये के बगल में चल रहा था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये लियू युन यांग ये के पीछे था, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत कम था और सिर्फ आधे कदम के आसपास। इसलिए अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे नोटिस करना असंभव होगा। यह वह सम्मान था जो निम्न स्तर का व्यक्ति उच्च स्तर के व्यक्ति को देता था। जब उसने इतना सोचा तो बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत भयानक रूप से पीला पड़ गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। वह तलवार मास्टर है। बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज धीमी नहीं रखी थी, इसलिए सभी ने उसकी बात सुन ली थी। आसपास की भीड़ तुरंत उत्साह से भर गई। वह यांग ये है, वह यांग ये है, वह यांग ये है। हे भगवान, वह वास्तव में यांग ये था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी काफी परिचित लग रहा था। तो वह तलवार मास्टर यांग ये है। मुझे पता था, जू युनतियान को मारने की हिम्मत करने वाला कोई व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता है। पुई पुई, वह आदमी कूड़ा है। वह तलवार मास्टर द्वारा मारे जाने के भी लायक नहीं है। वास्तव में मुझे पता था कि वह यांग ये था। जब अन्य लोगों ने यह सुना तो उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इस बीच जियाओ लैन अपने स्टोव के प्रवेश द्वार पर दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जो आदमी अभी उसके स्टोव में आया था वह वास्तव में डूम्सडे सिटी का मालिक यांग ये था। अचानक चांदी के कवच में एक आदमी जियाओ लैन के सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी मुट्ठी उसके सामने रखी, एक कमांड टोकन निकाला और उसे उसके पास भेज दिया। मिस जियाओ लैन, यह एक पहचान टोकन है। तलवार मास्टर ने कहा कि यदि आप तलवार गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो टोकन लें और आप अब से तलवार गठबंधन के सदस्य होंगे। ठीक है, यंग मिस ये ने कहा है कि यदि आप तैयार हैं तो आप उसके साथ रह सकते हैं और उसकी सहायता कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम से रह सकते हैं और अपना स्टोव खुला रख सकते हैं। कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। मैं सहमत हूँ। जियो लैन ने कमांड टोकन पकड़ा और बहुत गंभीर स्वर में बोली, मैं सहमत हूँ। वह स्टोव से 1 महीने में कितना कमा सकती थी?
इसके अलावा एक बार जब वह स्वॉर्ड एलायंस में शामिल हो गई, तो जब तक वह कड़ी मेहनत करती रही, तब तक क्या उसे खेती के लिए संसाधनों की कमी का डर रहेगा? यह कहा जा सकता है कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, इसलिए वह इसे कैसे जाने दे सकती थी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तो कृपया अपना सामान पैक करें और मेरे साथ तलवार गठबंधन में आएं। ठीक है, मैं इसे तुरंत कर दूंगी। जियो लैन जल्दी से दुकान में भाग गई। तलवार हॉल। यांग ये मेजबान की सीट पर बैठे थे, जबकि तलवार गठबंधन के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य आगे बैठे थे। 3 शहरों और 3 संप्रदायों के विशेषज्ञ भी वहां थे। तलवार गठबंधन के विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने यांग ये को देखा। यांग ये तलवार गठबंधन की नींव की तरह था, और जब वह वहां था, तो वे केवल आराम से रह सकते थे। यांग ये ने उन पर नजर डाली और बोलने ही वाला था। अचानक, उसके चेहरे के भाव बदल गए, और वह हॉल से बाहर निकलकर आसमान में पहुंच गया। दूर से एक आग का गोला एक उल्कापिंड की तरह नीचे उतर रहा था, और वह डूम्सडे सिटी की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 1336 सम्राट के राज्य पर आक्रमण। यांग यी की आंखें हवा में थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसे कसकर जकड़ा और आगे की ओर पटक दिया। टकराना। आग का गोला तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गया, और फिर एक विशाल ज्वलंत अक्षर, जो युद्ध का प्रतिनिधित्व करता था, डूम्सडे सिटी के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ। युद्ध की घोषणा। राक्षस जाति ने तलवार गठबंधन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। यांग यी का चेहरा उदासीन बना रहा, और उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ कस लिया, जिसे उसने अपनी पीठ के पीछे रखा था। कुछ देर की खामोशी के बाद, वह पलटा और वहीं गायब हो गया। तलवार हॉल में। इस समय, हॉल में माहौल बहुत भारी था। दानव जाति, यह एक ऐसा नाम था जो अब उनके लिए अपरिचित नहीं था। खास तौर पर 3 संप्रदाय और 3 शहर, उनके हाव भाव अभी काफी भद्दे थे। आखिरकार, यह दानव जाति ही थी जिसने उन्हें डार्क हेल कॉन्टिनेंट में भागने के लिए मजबूर किया था। उन्हें तलवार गठबंधन के विशेषज्ञों की तुलना में दानव जाति की ताकत के बारे में बेहतर समझ थी। यांग ये ने 3 शहरों और 3 संप्रदायों के विशेषज्ञों की ओर देखा। क्या आपके पास कोई विचार है? लिन तियान ने गंभीरता से कहा, बेशक, राक्षस जाति के खिलाफ सेना में शामिल हो जाओ। बाकी लोगों ने जल्दी से सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शाई। वे सभी मानव जाति के विशेषज्ञ थे। अगर वे अभी भी एक साथ आने से इनकार करते हैं, तो मानव जाति वास्तव में विलुप्त होने लायक होगी। यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने ये लियुन को देखा। मुझे हमारी वर्तमान ताकत के बारे में बताओ। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और जवाब दिया, यदि 3 संप्रदायों और घूंघट क्षेत्र के 3 शहरों को शामिल किया जाता है, तो हमारे पास कुल 12 शून्यवादी, 3321 सम्राट और अर्ध सम्राट और संत क्षेत्र में अनगिनत हैं। यांग ये ने उन पर नजर डाली और कहा, मैं आपको बताता हूं कि दानव जाति की ताकत कैसी है। घूंघट वाले क्षेत्र में लड़ाई के बाद 3 संप्रदायों और 3 शहरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए, चाहे यह शून्य या सम्राटों के मामले में हो, दानव जाति की तुलना में हमारे पास कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा, दानव महारानी और उस युवती की ताकत दोनों अन्य सभी शून्य से कहीं ज्यादा है। यह कहा जा सकता है कि मेरे अलावा, हमारे तलवार गठबंधन में कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता है, और यहां तक कि मैं उन दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। जहां तक सम्राटों की बात है, हमारे मानव सम्राटों और दानव जाति के सम्राटों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। एक बार जब वे सीधे युद्ध में मिलते हैं, तो हमारे सम्राटों के पास जीतने का कोई मौका नहीं होता है। एक बार जब उन्होंने इस बिंदु तक बात की, तो यांग ये खड़े हो गए, थोड़ी देर के लिए चुप रहे, और फिर कहा, तलवार गठबंधन अभी एक भयानक स्थिति में है। सभी लोग चुप हो गए और यहाँ का माहौल और भी गंभीर हो गया। यांग ये ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया, इतना तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम एकजुट रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, तब तक राक्षस जाति इतनी भयानक नहीं होगी। यह सच था, चाहे वह कोई भी तारामंडल क्षेत्र क्यों न हो, मानव जाति की एकजुट ताकतें बेहद भयावह थीं। हालांकि, मानव जाति सभी अन्य प्रजातियों में सबसे कम एकता वाली प्रजाति थी। मानव जाति आंतरिक संघर्ष में उलझने की शौकीन थी। यह उनकी प्रकृति की तरह था, और यह हर दुनिया में एक जैसा था। इस बीच, लिन कियान ने कहा, युवा भाई यांग, चिंता मत करो। हमनी कबीले नहीं हैं। यह लड़ाई हमें और पूरी मानव जाति को प्रभावित करेगी, इसलिए हम कोई चाल नहीं चलेंगे। इस क्षण से, हमारे 3 संप्रदायों और 3 शहरों के सभी लोग, जिनमें हम सभी यहाँ शामिल हैं, आपके आदेशों का पालन करेंगे। हम वही करेंगे जो आप कहेंगे, और हम आपके आदेशों का पालन करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। लिन कियान के पक्ष में खड़े अन्य लोगों ने भी जल्दी से सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शाई। यांग ये ने उन पर नजर डाली। दरअसल, वह इस बात से काफी चिंतित था कि इन कुलों और संप्रदायों के इरादे कुछ और ही थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे अपनी स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें पता था कि अगर वे चालें चलेंगे, तो उनका सच में सफाया हो सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही था। मानव जाति आमतौर पर केवल मृत्यु का सामना करने पर ही सही मायने में एकजुट हो पाती थी।
यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और ये लियू युन को देखा। इस क्षण से तलवार गठबंधन के सभी सदस्यों को वापस लौटने का आदेश दें। इसके अलावा अब से शहर के द्वार बंद कर दें और बिना अनुमति के किसी को भी बाहर जाने से मना करें। इसके अलावा राक्षस जाति के हमले के बारे में खबर फैलाएं। कुछ भी न छिपाएं और बस राक्षस जाति की ताकत का वर्णन करें। ये लियू युन ने गंभीरता से कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो शहर में बड़े पैमाने पर दहशत फैल सकती है। घबराहट। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मानव जाति के लिए घबराने का समय आ गया है। ये लियू युन ने कहा, अगर दहशत फैली तो शहर अराजकता में पड़ सकता है। यांग ये ने जवाब दिया, जब तक मैं यहाँ हूँ शहर में अराजकता नहीं फैलेगी। खबर कैसे फैलाई जाए, उसे कैसे नियंत्रित किया जाए और शहर के लोगों को कैसे भड़काया जाए, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। किसी भी हालत में उनके डर को दृढ़ संकल्प में बदलना होगा, राक्षस जाति से मौत तक लड़ने का संकल्प। समझ गया। ये लियू युन ने सिर हिलाया। अगर राक्षस जाति की ताकत सार्वजनिक हो जाती तो शहर में दहशत फैल जाती, लेकिन जैसा कि यांग ये ने कहा था, उसके शहर में रहने के दौरान कोई अराजकता नहीं होगी। इसके अलावा अगर वे इससे अच्छी तरह निपटते हैं तो उनका डर राक्षस जाति से लड़ने के संकल्प में बदल जाएगा। क्योंकि मानव जाति के पास कोई रास्ता नहीं था और उसके पास केवल लड़ने या मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन कियान ने पूछा, राक्षस जाति को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? यांग ये ने जवाब दिया, शायद यह जल्द ही होगा। दरअसल वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि दानव महारानी ने जितनी जल्दी हो सके डार्क हिल कॉन्टिनेंट को कुचलने का इरादा किया था, और यह इस बात से स्पष्ट था कि उसने उसका पीछा कैसे किया था। दुर्भाग्य से वह उसे मारने में सक्षम नहीं थी और इसके बजाय ब्लाइंड मैडन द्वारा घायल हो गई थी। वह निश्चित रूप से अभी ठीक हो रही थी। एक बार जब वह कर लेती तो वह क्षण होता जब दानव जाति की सेना हमला करती। राक्षस जाति से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के बाद यांग ये ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। अब उसे साधना करनी थी। अचानक हॉल में दो बूढ़े आदमी दिखाई दिए। यांग ये ने उन्हें देखा तो थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि वे जियान जू और जियान जी थे और वे अब वोइडर्स थे। यांग ये मुस्कुराई, बधाई हो। जियान जी ने हाथ हिलाया और कहा, हम आभार व्यक्त करने से बचेंगे। हम यहाँ आपसे कुछ चर्चा करने आए हैं। आपको ध्यान देना चाहिए था कि शहर के ऊपर आसमान में तलवारों का एक समूह है, लेकिन यह मजबूत नहीं है। कारण के लिए दो हैं। सबसे पहले, इसमें पर्याप्त तलवारें नहीं हैं और उनकी गुणवत्ता बहुत कम है। दूसरे, समूह में तलवार की मंशा पर्याप्त मजबूत नहीं है। यांग ये ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जियान जी ने जवाब दिया, तलवारें। मुझे बहुत सारी तलवारें चाहिए। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि जब मैं बाद में फॉर्मेशन सेट कर रहा हूं तो आप अपनी तलवार की मंशा बताएंगे। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 10,000 अर्ध सम्राट रैंक की तलवारें जियान जी के सामने आ गईं। ये तलवारें उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थीं, इसलिए उनके साथ एक गठन स्थापित करना सबसे अच्छा था। जियान जी ने उन्हें तुरंत ले लिया और फिर उसने कहा, मुझे बैंगनी क्रिस्टल भी चाहिए। कम से कम 200,000। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक स्थानिक अंगूठी उसके पास उड़कर आई। उसने उस पर नजर डाली और पाया कि उसमें ठीक 200,000 थे। जियान जी यांग ये की ओर देखे बिना नहीं रह सका, तुम वाकई अमीर हो। यांग ये मुस्कुराया। उसने घूंघट वाले क्षेत्र में बहुत सारे शून्यवादियों को मार डाला था, इसलिए स्ट्रोई ने अनगिनत बैंगनी क्रिस्टल बनाए थे। उसने उनकी गिनती नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कम से कम 10 लाख क्रिस्टल हैं। जियान जी को 200,000 देने के बाद भी उसके पास 10 लाख से ज्यादा क्रिस्टल थे। इसलिए अब वह बैंगनी क्रिस्टल को वाकई पत्थरों की तरह इस्तेमाल कर सकता था। जियान जी ने कहा, चलो चलें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे जियान जू के साथ हॉल से बाहर चले गए और फिर यांग ये भी जल्दी से उनके पीछे चले गए। यांग ये ने पूछा, यह कितना मजबूत होगा? इन तलवारों, तुम्हारी तलवार की मंशा और उन छोटे लोगों की शून्य रैंक की तलवार की मंशा के साथ, यह आसानी से शून्यवादियों को मारने में सक्षम होगा। जैसे ही जियान जी ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और फिर अर्ध सम्राट की तलवारें तुरंत प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो शहर के ऊपर आकाश में दिखाई दी। उसके बाद जियान जी ने अपने हाथ हिलाए और आकाश में तलवारें व्यवस्थित तरीके से चलने लगीं। इस बीच जियान जी ने कहा, अपनी तलवार की मंशा को छोड़ो और उन तलवारों को ढंक दो। यांग ये ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ा। एक पल में पुनर्जन्म रैंक तलवार का इरादा आकाश में दिखाई दिया। बस एक पल में तलवारें उसकी तलवार के इरादे से घिर गईं। जैसे ही पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा ने उन्हें घेर लिया, तलवारें ऐसी प्रतीत हुई मानो वे जीवित हो गई हों, और वे हिंसक रूप से हिलने लगीं तथा तलवार की गूंजती हुई आवाजें निकालने लगीं। तलवारें तेजी से जियान जी के नियंत्रण में आ गईं। करीब 2 घंटे बाद आसमान में सभी तलवारें एक अजीब सी कतार में खड़ी हो गईं। इस समय जियान जी अब तलवारों को नियंत्रित नहीं कर रहा था। इसके बजाय वे अपने आप आगे बढ़ रही थीं।
यांग ये की तलवार की मंशा के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मकड़ी का जाला उन्हें घेरे हुए है, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे जीवित हैं और बार बार तलवारों की चीखें निकाल रहे हैं। यांग ये ने आसमान में तलवारों को देखा और उसकी आंखों में थोड़ी गंभीरता थी, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि गठन बहुत मजबूत था। इस बीच जियान जी ने कहा, अगर दानव जाति हमला करती है तो मैं ब्लेड में उन छोटे साथियों को तलवार गठन में प्रवेश करने और गठन को नियंत्रित करने के लिए अपनी तलवार की मंशा का उपयोग करने के लिए कहूंगा। तलवार गठन उनके तलवार इरादे से नियंत्रित होने पर थोड़ा मजबूत हो जाएगा। उस समय केवल तलवार गठन ही डूम्सडे सिटी की रक्षा करने और दानव जाति को दूर रखने के लिए पर्याप्त होगा। बेशक पूर्व शर्त यह है कि हम सभी दानव जाति के विशेषज्ञों को रोक सकते हैं, अन्यथा आपने जिस दानव महारानी की बात की थी उसके जैसे किसी व्यक्ति को गठन को नष्ट करना बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। यांग ये ने सिर हिलाया, हमें इस संरचना से थोड़ी और उम्मीद है, हालांकि हम इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। ब्लेड में उन साथियों से कहो कि वे हर समय नजदीकी लड़ाई के लिए तैयार रहें। जियान जी ने जवाब दिया, बेशक। यांग ये ने जियान जी और जियान जू की ओर देखा, वरिष्ठों आप भी तैयार हो जाओ, हमें एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति तलवार हॉल में वापस आ गई। इसके बाद उन्होंने कुछ बैंगनी क्रिस्टल निकाले, पैर पर पैर रखकर बैठ गए और पागलों की तरह उनमें से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वह सम्राट के राज्य पर आक्रमण कर रहा था। वह अधिक से अधिक विशेषज्ञों का सामना कर रहा था और अर्ध सम्राट क्षेत्र अब पर्याप्त नहीं था। उसे सम्राट क्षेत्र प्राप्त करना था। ठीक इसी तरह यांग ये ने पागलों की तरह साधना शुरू कर दी। तलवार गठबंधन के मामलों के लिए उसने उन सभी को येलियुन पर छोड़ दिया। वर्तमान में अपनी ताकत में सुधार करना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। गर्जन। एक दिन भोर में एक भयंकर चीख अचानक अंधेरे नरक महाद्वीप में गूंज उठी और फिर क्रोध की अनगिनत चीखें लगातार गूंजने लगीं। हर कोई जानता था कि राक्षस जाति आ रही थी। अध्याय 1337। क्या कोई राक्षस मुझसे लड़ने की हिम्मत कर सकता है? राक्षस जाति हमला कर रही थी। लगभग एक दिन बाद राक्षस जाति की सेना कुछ दर्जन किलोमीटर दूर दिखाई दी। तलवार गठबंधन के विशेषज्ञों के चेहरे पर सेना को देखते समय अत्यंत गंभीर भाव थे। वास्तव में उनके चेहरे पर काफी भद्दे भाव थे। येलियुन द्वारा पूरे शहर में राक्षस जाति के बारे में जानकारी साझा करने के बाद उन्हें पता चला कि राक्षस जाति की सेना कितनी भयानक थी। लेकिन अब जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था तो उन्हें एहसास हुआ कि यह जानकारी में वर्णित की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। भले ही वे कुछ दर्जन किलोमीटर दूर थे, लेकिन सेना की भव्य आभा के कारण डूम्सडे सिटी में हर कोई उत्पीड़ित महसूस कर रहा था। मानव सेना की आभा राक्षस सेना की तुलना में बहुत कम थी। हालांकि मनुष्य अराजकता में नहीं पड़े, क्योंकि येलियुन ने उन्हें पहले से ही इसके लिए तैयार कर रखा था। इसलिए वे जानते थे कि राक्षस जाति की सेना कितनी दुर्जय थी। भले ही यह उनकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन वे मानसिक रूप से तैयार थे, इसलिए कोई भी राक्षस जानवरों की सेना से भयभीत नहीं था। येलियुन शहर की दीवारों पर समूह के सामने खड़ी थी। 3 शहरों, 3 संप्रदायों और तलवार गठबंधन के शून्यवादी उसके पीछे खड़े थे। जहां तक उसके दाएं और बाएं की बात है तो यह प्रलय दिवस शहर के सम्राट थे। जहां तक अन्य अर्ध सम्राटों की बात है, वे भी शहर की दीवारों पर थे, लेकिन वे मुख्य सेना नहीं थे और वे बैकअप प्रदान करने के प्रभारी थे। अर्ध सम्राट स्पष्ट रूप से ऐसी लड़ाई में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थे। इस समय राक्षस जानवरों की सेना ने डूम्सडे सिटी पर हमला नहीं किया और वे शहर के बाहर कुछ दर्जन किलोमीटर दूर रुक गए और ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। येलियुन की आंखों में एक गंभीर भाव था जब वह दूर से सेना को देख रही थी। सेना का अनुशासन उसकी कल्पना से कहीं बेहतर था। सेना बिना हिले डुले या कोई आवाज किए दूरी पर रुक गई थी। राक्षस जानवरों का हर एक कबीला एक निश्चित दूरी से अलग था। अगर कोई सहजता से देखे तो यह खास नहीं लग रहा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि यह वास्तव में मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामरिक संरचना की तरह लग रहा था। राक्षस जानवर जो शिष्य नहीं थे और केवल आगे बढ़ना जानते थे, वे बिल्कुल भी डरावने नहीं थे। वे तब भी डरावने होते यदि वे अपने से पहले की सेना जैसे मनुष्यों से भी अधिक शिष्य होते। मिस्ये, वे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? लिन कियान ने पूछा। इस दौरान जब वह प्रलय दिवस शहर में रहा था तो उसे पता चल गया था कि यांग ये के दिल में और शहर के भीतर येलियुन की क्या स्थिति थी। इसलिए जबकि वह सिर्फ एक अर्ध सम्राट थी, उसने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा येलियुन की क्षमता ने उसे उसकी प्रशंसा करने के लिए भी मजबूर किया। येलियुन कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, इसके लिए 2 संभावनाएं हैं। पहली यह कि वे हमें रोकना चाहते हैं और हमारी मानसिक सुरक्षा को कुचलना चाहते हैं। दूसरी संभावना यह है कि वे इंतजार कर रहे हैं। वे हमला करने या कुछ और करने के लिए एक पल का इंतजार कर रहे हैं। लिन कियान ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? बस उनके साथ इंतजार करो।
ये लियून ने धीमी आवाज में कहा, यही एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं। उसकी आवाज में बेबसी का भाव था। वर्तमान में मानव जाति की ताकत राक्षस जाति से बहुत कम थी। यदि वे प्रलय दिवस शहर में संरचनाओं पर भरोसा करते तो वे कुछ समय के लिए राक्षस जाति का विरोध करने में सक्षम होते। लेकिन अगर उनके पास भरोसा करने के लिए प्रलय दिवस शहर नहीं होता तो मानव जाति निश्चित रूप से राक्षस जाति का मुकाबला नहीं कर पाती। मानव शून्य के एक नजदीकी युद्ध में सफल हो सकते हैं, लेकिन मानव सम्राटों को पूरी तरह से कुचल दिया जा सकता है। इसलिए राक्षस जाति के पास पहल थी। अगर वह लड़ना चाहती थी तो मानव जाति के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह पीछे हटती तो मानव जाति के पास हमला बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी मदद नहीं की जा सकती थी। मानव जाति राक्षस जाति के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। लिन कियान ने सिर हिलाया और कहा, भाई यांग कहाँ हैं? ये लियूयुन ने उत्तर दिया, अभी भी बंद दरवाजे की साधना में हूँ। चिंता मत करो सीनियर लिन, वह तलवार गठबंधन का स्वामी है, इसलिए वह किसी और की तुलना में हमारे भाग्य के बारे में अधिक चिंतित है। मुझे उसके युद्ध से भागने की चिंता नहीं है। लिन कियान मुस्कुराया, मुझे बस लगता है कि हमारा मनोबल काफी कम है और वह निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ाने में सक्षम होगा। ये लियूयुन मुस्कुराया, यह सच है। यांग ये सबके दिलों में अजेय था, क्योंकि किसी ने उसे कभी हारते नहीं देखा था। इसके अलावा उन्होंने उसे तुरंत ही वॉइडर्स को आसानी से खत्म करते हुए देखा था। यह कहा जा सकता है कि यांग ये ही मुख्य कारण था कि डूम्सडे सिटी के सभी लोगों ने राक्षस जाति से मौत तक लड़ने की हिम्मत की, क्योंकि यांग ये के साथ होने पर उन्हें उम्मीद थी। यांग ये का प्रभाव एक दिन में हासिल नहीं हुआ था, बल्कि यह समय के साथ धीरे धीरे जमा हुआ था। वर्तमान में यांग ये सिर्फ तलवार गठबंधन के मानसिक समर्थन का स्तंभ नहीं था, वह पूरी मानव जाति के मानसिक समर्थन का स्तंभ था। इसी बीच अचानक कोई बोला, राक्षस जाति आगे बढ़ती दिख रही है। ये लियून और अन्य लोगों ने ऊपर देखा और उन्होंने राक्षस जानवरों की सेना को डूम्सडे सिटी की ओर आगे बढ़ते देखा। उनका मार्च तेज नहीं था और इसे काफी धीमा कहा जाना चाहिए, लेकिन उनका मार्च व्यवस्थित और बेहद अनुशासित था। जैसे ही राक्षस जानवरों की सेना शहर की दिशा में धीरे धीरे चली, एक भयानक आभा आगे बढ़ी। डूम्सडे सिटी के विशेषज्ञों को सेना से आने वाले दमनकारी दबाव से तुरंत घुटन महसूस हुई। ये लियून ने गंभीरता से कहा, अपनी सुरक्षा बढ़ाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शहर की दीवारों पर मौजूद विशेषज्ञों ने राक्षस जानवरों की सेना से आने वाली आभा से बचाव के लिए तुरंत अपनी आभा छोड़ी। यहां तक कि लिन कियान और अन्य शून्यवादियों ने भी अपनी आभा छोड़ी, क्योंकि केवल सम्राटों की आभा के लिए राक्षस जाति की सेना की आभा का विरोध करना पूरी तरह से असंभव था। इसलिए उन्हें मदद करनी पड़ी। दोनों सेनाओं की आभा डूम्सडे सिटी के बाहर हवा में टकराई, जिससे पूरे इलाके में हिंसक लहरें उठने लगीं। जैसे जैसे राक्षस जानवरों की सेना शहर की ओर बढ़ती गई, मानव सेना द्वारा उत्सर्जित आभा एक वंचित स्थिति में गिरने लगी। इसके अलावा शहर की दीवारों पर कई सम्राट बार बार पीछे की ओर बढ़ने लगे थे। ये लियूयुन की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी, सब लोग एक साथ लड़ो। पूरे शहर में हवा में उड़ने में बहुत समय नहीं लगा और फिर वे राक्षस जानवरों की सेना द्वारा उत्सर्जित आभा पर टूट पड़े। डूम्सडे सिटी में कितने निवासी थे? लगभग 100 मिलियन। उनकी आभाएं ज्यादातर बहुत कमजोर थीं, लेकिन जब इतनी सारी आभाएं एक साथ मिल गईं, टकराना, अनगिनत आभाएं एक में समाहित हो गईं, और इसने राक्षस जाति की सेना द्वारा उत्सर्जित आभा को तुरंत ही तितर बितर कर दिया। उसके बाद यह दबाव की एक राक्षसी लहर की तरह था जो राक्षस जानवरों की सेना की ओर नीचे गिर गई। राक्षस जाति की सेना रुक गई। गर्जन, अचानक सेना से भयंकर दहाड़ गूंजी और देखते ही देखते अनगिनत दहाड़ें लगातार गूंजने लगीं। क्षण भर में ही राक्षस जानवरों की पूरी सेना क्रोध से दहाड़ने लगी। दहाड़ें वज्रपात जैसी थीं जो आसमान में उठीं। उसी समय दानव जानवरों की पूरी सेना ने अपनी आभा छोड़ी। आभा हवा में उड़ी और डूम्सडे सिटी की ओर बढ़ी। टकराना, जैसे ही आभा टकराई, क्षेत्र में जगह गड़गड़ाहट हुई और ढह गई। आकाश में एक विशाल ब्लैक होल बन गया और अनगिनत खंभे मोटी स्थानिक दरारें ब्लैक होल को घेर लेती हैं। स्थानिक दरारें लगातार आसपास की ओर फैल रही थीं। बस कुछ ही समय में पूरा आकाश दरारों से ढक गया जो मकड़ी के जाले की तरह लग रहा था। काफी समय बाद स्थानिक दरारें और काली पकड़ की धीरे धीरे मरम्मत शुरू हुई। इस बीच सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और किसी भी समय युद्ध छिड़ने वाला था। राक्षस जाति ने हमला नहीं किया और उसकी सेना वहीं रुक गई। राक्षस जानवरों की सेना ने अपनी आभा भी नहीं छोड़ी। चूंकि राक्षस जानवरों ने हमला नहीं किया, इसलिए मनुष्य इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकते थे। लिन कियान ने धीमी आवाज में कहा, वे क्या कर रहे हैं? ये लियून ने उत्तर दिया, वे इंतजार कर रहे हैं। लिन कियान हैरान थी, किस लिए? ये लियून ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुझे नहीं पता। बोलते समय उसने लिन कियान और अन्य लोगों को देखा, हर कोई, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको युद्ध शुरू होने के बाद राक्षस जाति के शून्यवादियों को रोकना होगा। आप हमारे पक्ष के सम्राटों को उनके शून्यवादियों का सामना करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते।
अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। लिन कियान और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। वे स्वाभाविक रूप से यह सब समझ गए। आखिरकार घूंघट वाले क्षेत्र में मानव जाति की बुरी तरह हार का कारण यह था कि वे राक्षस जाति की ओर से शून्यवादियों को रोकने में सक्षम नहीं थे। सैनिकों ने सैनिकों से लड़ाई की, जनरलों ने जनरलों से लड़ाई की। अगर सैनिकों को जनरलों से लड़ने के लिए बनाया गया था, तो क्या यह उन्हें उनकी मृत्यु के लिए भेजने जैसा नहीं था? अभी अभी हुई छोटी सी टक्कर के बाद राक्षस जाति की ओर से आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। भले ही उनकी सेना का अभी हमला करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मनुष्यों ने अपनी चौकसी कम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। शहर की दीवारों पर और शहर के अंदर हर किसी के चेहरे पर सतर्कता के भाव थे और वे हर समय लड़ने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पलक झपकते ही रात का पर्दा छा गया। फिर भी राक्षस जाति अभी भी नहीं हिली। देर रात को डूम्सडे सिटी में हर कोई तनाव में था और अदृश्य दबाव की एक लहर उनके दिलों पर दबाव डाल रही थी। अगले दिन भोर में जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, तो पूरी जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी। डूम्सडे सिटी में हर किसी के चेहरे पर उदासी छाने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये राक्षस जानवर थे। उनका घना विस्तार, शहर के चारों ओर राक्षस जानवरों का घना विस्तार दिखाई दिया था। सभी प्रकार के राक्षस जानवर थे। न केवल वे जमीन पर फैले हुए थे, बल्कि हवा में भी कई प्रकार के उड़ने वाले राक्षस जानवर थे। उनकी संख्या कम से कम कुछ लाख थी। इस समय पूरा शहर राक्षस जानवरों से पूरी तरह घिरा हुआ था। इसके अलावा राक्षस जानवरों की एक अंतहीन लहर दूर से शहर की ओर बढ़ रही थी। शहर में हर कोई पीला पड़ गया। यहाँ तक कि ये लियुयुन, जो अब तक बेहद शांत थी, वह भी थोड़ा पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। आखिरकार मानव जाति के पास इस समय जरा सा भी फायदा नहीं था, तो वे पूरी सेना का इंतजार कर रहे थे। लिन कियान का चेहरा बेहद भद्दा था। अगर सिर्फ कुलीन वर्ग ने ही शहर पर हमला किया था, तो इंसानों के पास मौका था अगर वे एकजुट रहें। लेकिन अब दानव जाति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इंसानों के किसी भी मौके को खत्म करने के लिए अपनी पूरी जाति की सेना भेज दी। अगर मानव जाति आंतरिक संघर्ष में शामिल नहीं होती, तो डार्क हेल कॉन्टिनेंट और वील्ड रीजन की संयुक्त ताकतों के पास एक मौका हो सकता था। लेकिन अब मानव जाति की ताकत दानव जाति की संयुक्त ताकतों के सामने कैसे टिक सकती है? सभी मनुष्यों के चेहरों पर निराशा थी। निराशा कैसी होती है? यह वर्तमान स्थिति जैसी होती है। ये लियुयुन ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और जब उसने उनके चेहरों पर निराशा देखी तो वह तुरंत जोर से हंस पड़ी। चाहे उसने जो भी कहा हो या उसने उन्हें कैसे भी प्रेरित करने की कोशिश की हो, ऐसी स्थिति में यह सब बेकार था। अचानक दूर से एक विशाल क्लाउड ईगल दिखाई दिया। उस पर दो आकृतियां थीं, दानव महारानी और मो शियाओलिंग। जैसे ही उन्होंने दानव महारानी और मो शियाओलिंग को देखा, यहाँ मौजूद अनगिनत राक्षस जानवर तुरंत दहाड़ने लगे। यह नजारा कितना शानदार था। इस क्षण आकाश और पृथ्वी हुक। दानव साम्राज्य ने प्रलयकालीन शहर को देखा, थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर उसने अपना हाथ उठाया और कहा, इस दिन के बाद केवल राक्षस जाति ही अंधकार में नरक महाद्वीप पर मौजूद रहेगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह हमला करने का आदेश देने ही वाली थी। अचानक पूरे डूम्सडे शहर में तलवार की चीख गूंज उठी और फिर एक रक्त लाल प्रकाश की किरण आसमान में चमक उठी। यह शहर के बाहर जमीन पर उतरने से पहले आसमान में चमकती रही। एक आवाज गूंजी, क्या कोई राक्षस मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है? अध्याय 1330। मैं सिर्फ मानव जाति का विनाश करना चाहता हूँ। यह तलवार मास्टर है। वह बंद दरवाजे की साधना से बाहर आ गया है। वह यहाँ है। हमारी मानव जाति के पास अभी भी एक मौका है। तलवारबाज। यांग ये को देखकर डूम्सडे सिटी में अनगिनत लोग उत्साह से भर गए। बेशक इसका मुख्य कारण यांग ये की कही हुई बात थी। क्या कोई राक्षस मुझसे लड़ने का साहस कर सकता है? यह दबंगई थी, अत्यंत दबंग। यांग ये के शब्द एक बूस्टर की तरह थे जिसने मनुष्यों के निराश दिलों को एक बार फिर उम्मीद से भर दिया। जब उन्होंने यांग ये को अपने हाथ में खून से लाल तलवार लेकर पूरी राक्षस जाति का सामना करते देखा, तो उनका खून खौल उठा। ये लियुयुन की आंखों में खुशी और उत्साह की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि यांग ये के आने से निस्संदेह उसे आशा की एक किरण दिखाई दी थी। इस बीच दानव महारानी की आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने यांग ये को देखा। अचानक यांग ये ने अपनी तलवार दानव सेना पर तान दी और कहा, क्या दानव जाति में कोई दानव मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है? गर्जन। इस तरह से उकसाए जाने पर अनगिनत राक्षस जानवर यांग ये पर दहाड़ने लगे और फिर उन्होंने एक साथ दानव महारानी को देखा। जाहिर है वे यांग ये से युद्ध में मिलने की अनुमति मांग रहे थे। दानव महारानी ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर उसने अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। यांग ये पूरी दानव जाति को चुनौती दे रहा था और अगर वे चुनौती स्वीकार नहीं करते तो दानव जाति इसे अपमान के रूप में देखती। युद्ध हारना कोई समस्या नहीं थी क्योंकि दानव जाति हार स्वीकार कर सकती थी, लेकिन चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत न करना सभी दानव जानवरों द्वारा एक असाधारण अपमान के रूप में देखा जाता था।
हालांकि वह उन्हें तुरंत हमला करने का आदेश दे सकती थी, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो दानव जाति निश्चित रूप से कमतर लगती। इसके अलावा दानव जानवर निश्चित रूप से उसके प्रति कुछ नाराजगी महसूस करेंगे, जबकि मानव जाति की सेनाओं का मनोबल काफी बढ़ जाएगा। क्योंकि दानव जाति में किसी भी दानव ने यांग ये की चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की थी। उन्हें यांग यी की चुनौती का जवाब देना था, लेकिन किसे भेजा जाना चाहिए वह नहीं कर सकती थी, है न? उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन वह दानव साम्राज्य थी, एक शून्यवादी। लेकिन यांग ये युवा पीढ़ी का एक अर्ध सम्राट था। भले ही उसने उसे हरा दिया हो, यह एक अयोग्य जीत होगी। उसने थोड़ी देर तक गहराई से सोचा और बोलने ही वाली थी कि अचानक एक राक्षस जानवर उसके सामने आ गया। यह एक बहुत बड़ा राक्षस था जो गाय जैसा दिखता था, लेकिन इसके दो पैर इंसानों जैसे थे। हालांकि इसका हर दूसरा पहलू गाय से अलग नहीं था। डेमो महारानी ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, बैल राजा। बैल राजा ने आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया और कहा, राक्षस महारानी, बैल राजा, चुनौती स्वीकार करने की अनुमति चाहता हूं। दानव महारानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपनी स्थिति पर वापस लौट जाओ। वह यांग ये की ताकत को अच्छी तरह से जानती थी, और केवल वह और मो शियाओलिंग ही यांग ये को हरा सकते थे। जहां तक अन्य दानव जानवरों की बात है, तो वे केवल खुद पर अपमान लाएंगे। लेकिन लड़ाई दानव जाति की सेना के मनोबल से संबंधित थी, इसलिए उन्हें जीतना ही था। उसकी बात सुनकर बैल राजा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत वहां से चला गया। जब बैल राजा चला गया तो दानव महारानी मो शियाओलिंग की ओर देखने लगी। छोटे मो, क्या तुम उसके साथ खेलने में रुचि रखते हो? मो शियाओलिंग थोड़ी देर चुप रहा और बोला, उसके पास वह छोटा सा साथी और स्थानिक मिंग है। मेरी क्षमताएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। दानव महारानी मुस्कुराई, चिंता मत करो, यह एक निष्पक्ष लड़ाई है। वह तुम्हें इस तरह धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा, मैं उसे बहुत दिनों से पीटना चाह रही थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मो शियाओलिंग ने अपने दाहिने पैर को क्लाउड ईगल की पीठ पर हल्के से टैप किया, और फिर वह आग की लपटों में बदल गई जो यांग ये से बहुत दूर नहीं दिखाई दी। यांग ये मो शियाओलिंग को देखकर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि दानव महारानी उसे भेजेगी। आखिरकार दानव महारानी और मो शियाओलिंग ही दानव जाति के भीतर एकमात्र ऐसे लोग थे जो उसे हराने की अपनी क्षमता पर आश्वस्त थे। लेकिन दानव महारानी दानव जाति की महारानी थी और पुरानी पीढ़ी से थी, इसलिए उनके लिए युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति को धमकाना स्पष्ट रूप से असंभव था, जबकि पूरी दुनिया देख रही थी। इसलिए वह केवल मो शियाओलिंग को ही भेज सकती थी। मो शियाओलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी मानव जाति का विनाश होने वाला है। यांग ये कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने पूछा, क्या राक्षस जाति को ऐसा करना पड़ता है? आखिरकार उसके मन में राक्षस जाति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, और यदि यह संभव था तो वह राक्षस जाति के साथ शांति से रहने के लिए तैयार था। मो शियाओलिंग ने जवाब दिया, क्या आपको नहीं लगता कि महाद्वीप को बस एक ही प्रजाति की जरूरत है? यांग ये ने उसकी ओर देखा और फिर उसकी नजर दानव साम्राज्य पर पड़ी। दानव साम्राज्य, यह बहुत संभव है कि वह व्यक्ति नी वुमिंग शून्य क्षेत्र से ऊपर उठ जाए। यदि आप अभी मेरी मानव जाति के साथ युद्ध में उतरती हैं, तो अंत में उसे लाभ मिलेगा। मुझे पता है। दानव महारानी ने यांग ये की आंखों में देखा और कहा, लेकिन मैं सिर्फ मानव जाति का विनाश करना चाहती हूँ। जब तक मानव जाति का विनाश होता रहेगा, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। तुम इसे नहीं समझोगे, और अपनी सांस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बस लड़ते हैं। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, तो इसे लाओ। टकराना। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, मो शियाओलिंग की दाहिनी हथेली पर एक सुनहरी लौ तुरंत प्रकट हुई। जैसे ही सुनहरी लौ दिखाई दी, स्ट्रोई की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह जिया के कंधे पर खड़ी हो गई। वह सांस लेने ही वाली थी कि जिया ने जल्दी से उसे रोक दिया। यांग ये और मो शियाओलिंग एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे थे। अगर स्ट्रोई ने सुनहरी लौ को अंदर खींच लिया, तो यह निश्चित रूप से दानव जाति को क्रोधित कर देगा। उस समय दानव जाति निश्चित रूप से सोचेगी कि यह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी और यांग ये पर हमला कर देगी। जब जी एर ने उसे रोका तो स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। जिया ने स्ट्रोई के सिर को धीरे से सहलाया और कहा, तुम इसे अभी नहीं ले सकते, नहीं तो यह उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। समझे? स्ट्रोई ने सिर हिलाया, ऐसा लगा कि वह उसे पूरी तरह समझ गई है, लेकिन समझ नहीं पाई। उसके बाद वह अनिच्छा से लॉ को देखने लगी। दरअसल मो शियाओलिंग ने लॉ वापस लेने के बाद स्ट्रोई को देखा था। उसे काफी डर था कि स्ट्रोई उसे अंदर लेने की कोशिश करेगी। आखिरकार स्ट्रोई सिर्फ लॉ को अंदर नहीं ले रही थी, बल्कि उसका सार भी छीन रही थी। सौभाग्य से स्ट्रोई को रोक दिया गया था। दूसरे शब्दों में, स्ट्रोई इस बार यांग ये की मदद नहीं करेगी। मो शियाओलिंग ने जब इस बिंदु तक सोचा तो वह फिर से मुस्कुराए। यांग ये ने उसकी हंसी सुनकर अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में उसकी अजीब हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार घुमाई।
तलवार की ऊर्जा की एक किरण हवा को चीरती हुई तुरंत मो शियाओलिन के सामने आ गई। मो शियाओलिन ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और उसने तुरंत यांग ये के हमले पर लौ फेंक दी। टकराना। यांग ये की तलवार की ऊर्जा तुरंत लपटों से घिर गई और गायब हो गई। उसके बाद सुनहरी लौ यांग ये की ओर आगे बढ़ती रही। इस लौ का सामना करते समय यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत प्राचीन म्यान को वापस ले लिया और उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और फिर उसने स्वर्ग की कब्र के पत्थर को म्यान में डाल दिया। उसके बाद उसने अपनी तलवार की मंशा को बेहतर बनाने के लिए तलवार भगवान की मुहर को सक्रिय किया और आखिरकार अपनी तलवार खींच ली जब लौ उससे लगभग 1 मीटर दूर थी। टकराना। सुनहरी लौ तुरंत 2 टुकड़ों में कट गई। लेकिन यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि लपटें तुरंत अलग अलग हिस्सों में फैल गईं और यह आग के एक महासागर में बदल गई जिसने उसे घेर लिया। शहर की दीवारों पर मौजूद विशेषज्ञों ने यह नज़ारा देखकर गंभीर भाव प्रकट किए। खास तौर पर स्ट्रोई, उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें क्रोध भरा हुआ था और वह अपना मुंह खोलकर सांस लेने ही वाली थी। हालांकि अचानक आग के सागर से तलवार की ऊर्जा की कई किस्में बाहर निकलीं और फिर आग का सागर तुरंत टुकड़ों में कट गया। उसके बाद एक छाया चमक उठी। एक पल में पूरा आकाश यांग ये की छवियों से भर गया। डूम्सडे सिटी के विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि यांग ये ठीक है। जहां तक दानव महारानी का सवाल है, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने सोचा था कि मो शियाओलिन के लिए यांग ये को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार यांग ये के पास अब स्प्राइट लॉर्ड और स्पेटियल मिंग की मदद नहीं थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मो शियाओलिन के लिए यांग ये को हराना आसान नहीं था। मो शियाओलिन की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं जब उसने यांग ये को आग की लपटों से बाहर निकलते देखा और फिर उसकी दाहिनी हथेली पर एक और लौ दिखाई दी। जिस समय यांग ये की आकृति उसके सामने आई, उसने तुरंत अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली पर लगी लौ आग की लहर में बदल गई जिसने यांग ये पर हमला कर दिया। टकराना। एक विस्फोट हुआ और फिर आकाश आग के सागर में तब्दील हो गया। यांग ये के लिए वह आग के सागर के बाहर था। इस समय स्वर्ग का कब्र का पत्थर आग की लपटों में घिरा हुआ था और वह हिंसक रूप से कांप रहा था। जाहिर है वह दर्द में था। यांग ये की गहरी ऊर्जा बढ़ गई जबकि उसकी पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा स्वर्ग की कब्र में घुस गई। स्वर्ग की कब्र से प्रकाश की किरण निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसके चारों ओर की लपटें तुरंत फैल गईं। यांग ये ने मो शियाओलिन की तरफ देखा। इस समय मो शियाओलिन की हथेलियों में गहरे नीले रंग की लौ और सुनहरी लौ थी। जैसे ही दोनों लपटें एक साथ उसकी हथेलियों पर थीं, यहाँ का तापमान तुरंत गर्म हो गया था। इसके अलावा मो शियाओलिन के आसपास का स्थान थोड़ा अलौकिक होने लगा था। यांग ये के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था। वह अंधी युवती की तरह नहीं था और वह आग की लपटों को अनदेखा नहीं कर सकता था। वे दोनों लपटें उसे असाधारण रूप से खतरनाक लग रही थीं। मो शियाओलिन ने यांग ये को देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। एक पल बाद उसने अपनी हथेलियां पलटी और लपटें तुरंत उसकी हथेलियों से निकलकर यांग ये की ओर बढ़ गईं। वे हवा में फैल गईं और एक पल में ही 2 विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गईं। जैसे ही विशाल अग्नि ड्रैगन आकाश में दिखाई दिए, यहाँ का तापमान तुरंत बढ़ गया। इस समय ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास का स्थान पिघलने के कगार पर था। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पुनर्जन्म रैंक तलवार का इरादा तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ और फिर यह संकुचित होने लगा। टकराना। कुछ देर की खामोशी के बाद एक भयानक शक्ति की लहर विशाल अग्नि ड्रैगन की ओर बढ़ी। इसके बाद स्पेस ढह गया और वह आगे की ओर उछलकर विशाल अग्नि ड्रैगन से टकराया। टकराना। जैसे ही वे टकराए, दोनों विशाल ड्रैगन तुरंत ही फटकर अलग हो गए और फिर आग की अनगिनत लपटें आसपास की ओर उठीं और अपने साथ पूरे स्थान को भस्म कर दिया। राक्षस जानवरों की सेना जल्दी से पीछे हट गई और दानव महारानी ने भी जल्दी से काम किया और आग की लपटों को तितर बितर कर दिया। क्योंकि अगर आग की लपटें सेना में गिरती तो निश्चित रूप से यह एक आपदा होगी। काफी समय बीतने से पहले धीरे धीरे आसपास का माहौल शांत हो गया। यांग ये और मो शियाओलिन क्रमशः लगभग 3 किलोमीटर पीछे चले गए थे। मो शियाओलिन की आंखों में गंभीरता का भाव था। हालांकि वह बहुत आश्वस्त थी, लेकिन वह घमंडी नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत था। यांग ये की आंखों में भी एक गंभीर भाव था। भले ही मो शियाओलिन बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी ताकत बेहद भयानक थी। खासकर वो लपटें, यहाँ तक कि उसका युगीन शरीर भी उनका विरोध नहीं कर पाएगा। यद्यपि दोनों एक दूसरे से डरते थे, फिर भी लड़ाई जारी रहनी थी। मो शियाओलिन के हाथ थोड़े से हिले और फिर उसकी हथेलियों पर आग की 2 गेंदें दिखाई दीं। वे पहले वाली गहरे नीले और सुनहरे रंग की लपटें थीं। यांग ये की पलकें झपकने लगी क्योंकि उसने धीरे धीरे स्वर्ग की कब्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वह किसी भी क्षण अपनी तलवार की नीयत को किनारे तक ले जाने के लिए तैयार था। हालांकि मो शियाओलिन के भीतर से अचानक एक और ज्वाला उभरी। यांग ये अवाक रह गया। अध्याय 1339 मनुष्यों का विनाश करो।
मोशियाओलिन के सामने एक शुद्ध सफेद लौ प्रकट हुई। जैसे ही ऐसा हुआ, यांग ये ने देखा कि सुनहरी लौ और गहरे नीले रंग की लपटें तुरंत किनारे की ओर तैर गईं, जैसे कि वे उससे डर गई हों। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। जाहिर है, यह सुनहरी लौ और गहरे नीले रंग की लौ से भी ज्यादा भयानक था। उसे इतने प्रकार की लपटें कहाँ से मिलीं? क्या हम सामान्य रूप से लड़ नहीं सकते? उल्लेखनीय बात यह थी कि जब स्ट्रोई ने शुद्ध सफेद लौ देखी तो वह तुरंत उत्तेजित हो गई थी। शुद्ध सफेद लौ को देखते हुए उसकी आंखें बहुत चौड़ी हो गई थीं, और वह मो शियाओलिन पर झपटना चाहती थी। सी एर ने जल्दी से स्ट्रोई को पकड़ लिया, लेकिन स्ट्रोई ने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करती रही। सी एर उसे यांग ये के लिए परेशानी खड़ी करने की अनुमति कैसे दे सकती थी? उसने तुरंत स्ट्रोई को कसकर पकड़ लिया। कुछ समय तक छूटने में विफल रहने के बाद स्ट्रोई ने अपनी प्यारी हरकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह पलटी और जी एर पर झपट पड़ी और लगातार अपना सिर जी एर से रगड़ने लगी। इसके अलावा उसने कई बैंगनी क्रिस्टल भी निकाले और उन्हें जी एर की ओर बढ़ाया, जबकि उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। जिया का दिल तुरंत नर्म पड़ गया। सौभाग्य से, वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण थी। इसलिए उसने स्ट्रोई को शहर छोड़ने नहीं दिया, चाहे स्ट्रोई ने कितनी भी कोशिश की हो। अंत में, स्ट्रोई ने हार मान ली। वह मुंह खोलकर शुद्ध सफेद लपटों को देखने के लिए मुड़ी, और उसकी लार बहने लगी। इस बीच, मो शियाओलिन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, जब उसके भीतर से शुद्ध सफेद लौ निकली। जाहिर है, उसके लिए 3 लपटों को नियंत्रित करना काफी कठिन था। लपटें उसके नियंत्रण में उसके चारों ओर घूमने लगीं। उसने यांग ये की ओर देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान लटकी हुई थी, और फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। एक पल में, सुनहरी लौ लपटों के एक खंभे में बदल गई जो यांग ये की ओर बढ़ी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी हथेली को घुमाया और उसके हाथ में खून से लाल तलवार हिंसक रूप से हिल गई क्योंकि उसने इसे अपने माथे के केंद्र पर दबाया। जैसे ही लपटों का सुनहरा स्तंभ उसके करीब 10 की दूरी पर पहुंचा, यांग ये का दाहिना पैर उसके नीचे की जगह पर थोड़ा मुड़ गया, और फिर उसने उसे नीचे पटक दिया और प्रकाश की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गई। अनुभव करना, आग का खंभा तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया, और फिर प्रकाश की एक किरण सीधे मो शियाओलिन पर पड़ी। हम्फ, वह ठंडी आवाज में बोली, जब सुनहरी लौ फिर से उसकी हथेली पर प्रकट हुई, और फिर वह गहरे नीले रंग की लौ के साथ आगे बढ़ी। टकराना, आग की लपटें हवा में फैल गईं और फिर पूरा क्षेत्र तुरंत आग के सागर में तब्दील हो गया। तोड़ो, अचानक, आग के सागर के भीतर से यांग ये की आवाज गूंजी, और फिर वहां से एक भयानक शक्ति तुरंत फूट पड़ी। एक पल में, आग का सागर बीच से फट गया, और फिर उसमें से प्रकाश की एक किरण निकली। मो शियाओलिन के सामने आग की लपटों को चीरने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर तलवार की ऊर्जा की किरण उसके सामने प्रकट हुई। मो शियाओलिन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया, और शुद्ध सफेद लौ तुरंत एक सफेद अग्नि ड्रैगन में बदल गई जो तलवार की ऊर्जा पर टूट पड़ी। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ। तलवार की ऊर्जा बिखर गई और यांग ये 3 किलोमीटर दूर दिखाई दिया। यांग ये ने स्वर्ग की कब्र के पत्थर पर नजर डाली, और उसने देखा कि उससे निकलने वाली चमक काफी कम हो गई थी। सफेद लपटें शून्य श्रेणी की तलवारों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यांग ये ने दूर से विशाल सफेद ड्रैगन को देखा, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था। हालांकि सुनहरी लौ और गहरे नीले रंग की लौ बहुत खतरनाक थी, लेकिन शुद्ध सफेद लौ की तुलना में वे बहुत ही कमतर थी। वह जानता था कि अगर उसने शुद्ध सफेद लौ को स्वर्ग की कब्र को जलाने दिया, तो स्वर्ग की कब्र निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। गर्जन, इस बीच, शुद्ध सफेद अग्नि ड्रैगन ने यांग ये पर दहाड़ लगाई, और फिर उसके मुंह से आग का एक स्तंभ तुरंत निकला और यांग ये की ओर बढ़ गया। यांग ये ने इसका सामना करते समय लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसकी तलवार की नीयत तुरंत बाहर निकल आई और उसने स्वर्ग की कब्र के पत्थर को घेर लिया, और फिर उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटक दिया और दोनों हाथों से स्वर्ग की कब्र के पत्थर को घुमाया। टकराना, लपटों का खंभा 2 टुकड़ों में कट गया। हालांकि, सफेद आग ड्रैगन अचानक हवा से नीचे कूद गया और अपने शरीर को यांग ये की दिशा में नीचे पटक दिया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने सीधे उस पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना, और उसकी पीठ पर पंख फड़फड़ाने लगे, इससे पहले कि वह अनगिनत प्रतिरूपों में बदल जाए और मौके पर ही गायब हो जाए। जिस समय यांग ये की आकृति मौके पर ही गायब हो गई, मो शियाओलिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई थी। उसने अपने पैर की नोक को अपने नीचे की जगह पर टैप किया और पीछे की ओर उड़ने वाली थी। हालांकि, एक तलवार उसकी छाती के सामने आ गई थी। इस समय, पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपनी हथेली को मोड़ा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और शुद्ध सफेद लपटों की एक लपट ने उसकी हथेली को ढक लिया, इससे पहले कि वह उसे आगे की ओर पटकती। टकराना, तलवार और जलती हुई हथेली आपस में टकराए और फिर उनके चारों ओर का स्थान तुरंत हिंसक रूप से हिल गया। यांग ये और मो शियाओलिन ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। अचानक, मो शियाओलिन के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, और फिर उसने यांग ये की तलवार पकड़ ली।
एक पल में सफेद लपटों की एक लपट ने स्वर्ग की कब्र को तुरंत घेर लिया। इसके अलावा यह यांग ये की ओर तेजी से फैलने लगी और उसे घेरने वाली थी। यांग यी के हाव भाव उसी समय बदल गए थे जब उसने उसकी तलवार पकड़ी थी। उसने तेजी से अपनी बाईं मुट्ठी बंद की और उसे उस पर पटक दिया। शारीरिक शक्ति चरम सीमा पर। यांग यी की मुट्ठी से भयानक ऊर्जा की लहर निकली। टकराना। यांग यी और मो शियाओलिन को लगभग 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया और एक विस्फोट हुआ। उनके सामने की जगह फट गई थी और हिंसक रूप से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक पल में ढह जाएगी। स्ट्रोई गुस्से में थी। उसने अपने छोटे पंजे को विशाल सफेद ड्रैगन पर तान दिया, जबकि उसकी आंखों में क्रोध की लपटें जल रही थीं, और अगर जीर उसे कसकर पकड़कर न रखता तो वह उस पर हमला कर देती। स्ट्रोई के गुस्से का कारण यह था कि यांग ये की छाती अभी जल चुकी थी। इसके अलावा उसका हाथ पूरी तरह से सूज गया था। यांग ये शायद राख में तब्दील हो जाता अगर वह जल्दी से पीछे नहीं हटता। हालांकि मो शियाओलिन भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था। आखिरकार उसे यांग ये के ब्रिंक लॉस से बहुत नजदीक से वार किया गया था, इसलिए उसके अंदरूनी अंग घायल हो गए थे। मो शियाओलिंग ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और अपने हाथ पर लगे खून को देखते हुए उसकी निगाहें धीरे धीरे बर्फीली हो गईं। कुछ देर बाद उसने यांग ये की तरफ देखा। मानव, तुमने मुझे घायल कर दिया है। यांग ये ने उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे लगभग जलाकर मार डाला था। तुम इसके लायक हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार हवा में ऊपर उठ गया जबकि उसके चारों ओर 3 लपटें दिखाई दीं। यह सुनहरी लौ, गहरे नीले रंग की लौ और शुद्ध सफेद लौ थी। वे उसके चारों ओर धीरे धीरे घूम रहे थे और उन्हें गति पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे जैसे वे घूम रहे थे, यहाँ का तापमान और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। कुछ ही समय में यहाँ के सभी मनुष्यों और राक्षस जानवरों के हाव भाव बदल गए थे, क्योंकि तापमान इतना बढ़ रहा था कि यह लगभग उनकी सहनशक्ति से ज्यादा हो गया था। तापमान में वृद्धि के कारण मो शियाओलिन के आसपास का स्थान अलौकिक हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह पिघलने के कगार पर है। इस बीच यांग ये ने मो शियाओलिन की तरफ देखा और फिर उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मो शियाओलिन ने दोनों हाथों से एक अजीब सी सील बनाई और फिर उसके चारों ओर की 3 लपटें एक सीधी रेखा में खड़ी हो गईं। एक पल बाद वे हवा में फैल गईं और एक विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गईं जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा था। उसी समय आसपास का तापमान तुरंत कम से कम 10 गुना बढ़ गया। डूम्सडे सिटी में मानव जाति के सभी विशेषज्ञों के भीतर गहन ऊर्जा बढ़ने लगी थी, और फिर उन्होंने एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाया जिसने खुद को घेर लिया। जहां तक दानव जाति का सवाल है, दानव महारानी ने अपनी हथेलियों को हल्के से आगे बढ़ाया, और फिर विशाल अग्नि ड्रैगन से आने वाली गर्मी तुरंत फैल गई। हालांकि आसपास के दानव जानवर अभी भी तापमान में वृद्धि से प्रभावित थे, लेकिन अब उनके लिए यह बहुत बेहतर था। उल्लेखनीय बात यह थी कि जब विशाल अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ तो स्ट्रोई फिर से उत्साहित होने लगी थी। इस बार जिया स्ट्रोई को अपने साथ रखने में लगभग असमर्थ थी। अग्नि ड्रैगन को देखते हुए स्ट्रोई की आंखें लगातार झपक रही थीं, और वह पूरी जमीन पर लार टपका रही थी। वास्तव में यह आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो पूरी जमीन पर बह रही थी। हालांकि जिया ने स्ट्रोई को कसकर पकड़ रखा था और स्ट्रोई को हिलने नहीं दिया। इससे स्ट्रोई ने जिया को नाराजगी भरी नजर से देखा, और वह पूछ रही थी कि जिया ने उसे खाने से क्यों मना कर दिया। जिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और स्ट्रोई को कसकर पकड़ते हुए समझाया, यह एक निष्पक्ष लड़ाई है। अगर तुम बीच में पड़ोगी तो यह निष्पक्ष नहीं होगा। उसके लिए परेशानी खड़ी मत करो, ठीक है। हालांकि इस बार स्ट्रोई ने सुनने से इनकार कर दिया, और वह लगातार अपना सिर जिया की ठोड़ी पर रगड़ती रही। इस बीच यांग ये का सिर अभी भी झुका हुआ था, लेकिन उसकी मुट्ठी में तलवार कांपने लगी थी। अचानक मो जियाओलिंग ने अपना हाथ उठाया और यांग ये की दिशा में टैप किया। गर्जन। त्रिरंगी ड्रैगन क्रोध से दहाड़ा, और फिर वह हवा से यांग ये की ओर नीचे कूदा। जहां भी यह गुजरा, अंतरिक्ष तुरंत पूरी तरह से जल गया, और आकाश में एक विशाल स्थानिक दरार दिखाई दी। मो शियाओलिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई जब उसने अग्नि ड्रैगन को यांग ये पर गोता लगाते देखा। इस बीच यांग ये अचानक हिल गया। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने माथे पर दबाया, और फिर उसके भीतर से एक अदृश्य आभा बाहर निकली। जब तिरंगा ड्रैगन उससे लगभग 30 मीटर दूर था, यांग ये ने अचानक अपना सिर उठाया, और फिर उसकी आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई जो मौके पर ही गायब हो गई। तलवार की ऊर्जा ने विशाल अग्नि ड्रैगन के सिर पर वार किया। अनुभव करना। सभी दर्शक मौके पर ही दंग रह गए, क्योंकि तलवार की ऊर्जा ने उस भयानक अग्नि ड्रैगन को तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया था। इसके अलावा तलवार की ऊर्जा बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और तुरंत मो शियाओलिंग के सामने आ गई। इस समय मो शियाओलिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और अविश्वास से भर गईं। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका हमला इतनी आसानी से नष्ट हो जाएगा। जिस समय तलवार की ऊर्जा उसके सामने पहुंची, एक महिला का हाथ अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे ले गया।
तलवार की ऊर्जा ने हवा के अलावा कुछ भी नहीं मारा। यांग ये दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा। वह दानव महारानी को देख रहा था और मो शियाओलिंग उसके बगल में खड़ा था, जो अभी भी थोड़ा स्तब्ध अवस्था में था। यह दानव महारानी ही थी जिसने अभी अभी मो शियाओलिंग को बचाया था। दानव महारानी ने यांग ये को देखा और गंभीरता से बोली, तुम सम्राट क्षेत्र में पहुंच गए हो। यांग ये ने अपनी तलवार लहराए और जवाब दिया, तुम हार गए हो। क्या ऐसा है? उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई, और फिर उसने अपना हाथ उठाया और कहा, राक्षस जाति की सेना, मेरी बात सुनो। प्रलय शहर को कुचल दो। हम किसी को बंदी नहीं बनाते। मनुष्यों का सफाया करो। गर्जन। अनगिनत राक्षस जानवरों ने एक साथ दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर वे प्रलय दिवस शहर पर टूट पड़े। यांग ये की छवि प्रलयकालीन शहर में वापस चली गई। उसने शहर की ओर बढ़ रहे राक्षस जानवरों की सेना को देखा और एक पल के लिए चुप रहा, और फिर वह अचानक शहर के भीतर सभी को देखने के लिए मुड़ा। हम मानव जाति के लिए नहीं लड़ते हैं, हम केवल अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। तो यांग ये ने राक्षस जानवरों की सेना पर अपनी तलवार तान दी और कहा, मार डालो। जीवित रहने के लिए। डूम्सडे सिटी में अनगिनत लोग रोष से चिल्ला रहे थे। अध्याय 1340 लड़ाई ही एकमात्र विकल्प है। डूम्सडे सिटी एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन अनगिनत राक्षस जानवरों की सेना के सामने यह बहुत छोटा लग रहा था। आखिरकार शहर के चारों ओर लाखों राक्षस जानवर थे और वे ज्यादातर पहाड़ियों की तरह विशाल थे। भले ही सभी मनुष्य डूम्सडे सिटी के अंदर नहीं थे, लेकिन यह कहा जा सकता है कि पूरे महाद्वीप के लगभग सभी विशेषज्ञ यहाँ थे। इसलिए एक बार जब डूम्सडे सिटी नष्ट हो गया तो पूरा महाद्वीप राक्षस जानवरों का हो जाएगा। बेशक डूम्सडे सिटी के निवासियों ने अभी मानव जाति के भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। वे बस यह सोच रहे थे कि कैसे जीवित रहा जाए। राक्षस जाति हर तरफ से हमला कर रही थी, इसलिए येलियुन ने अपनी सेना को 4 समूहों में विभाजित करने की व्यवस्था की। हर समूह का नेतृत्व वोइडर्स द्वारा किया गया था। येलियुन ने उन्हें शहर की रक्षा करने का आदेश दिया था, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि एक बार वे विफल हो गए और राक्षस जानवरों को शहर में प्रवेश करने दिया, तो प्रलय का दिन शहर एक पल में अराजकता में गिर जाएगा। यह सब व्यवस्थित करने के बाद येलियुन यांग ये के पास गई और मो शियाओलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, उस युवती की लपटें बहुत तेज हैं। हम उसकी लपटों को डूम्सडे सिटी के करीब नहीं आने दे सकते। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने स्ट्रोई को देखा जो जिया की बाहों में थी। अगर वह फिर से उन लपटों को छोड़ती है तो उन सभी को चूस लें। ठीक है। स्ट्रोई ने जोर से सिर हिलाया क्योंकि वह काफी समय से ऐसा करना चाह रही थी। यांग ये जी एयर और स्ट्रोई के पास गया। उसने जी एयर को देखा, उसके सिर को सहलाते हुए मुस्कुराया और फिर स्ट्रोई के सिर को सहलाते हुए कहा, बाद में शहर मत छोड़ना। अपनी और लियुयुन की अच्छी तरह से रक्षा करना। जिया चुप रहा। जब उसने उसे चुप देखा तो यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह जानता था कि अगर वह खतरे में होगा तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस जिया और स्ट्रोई दोनों को हल्के से गले लगाया और फिर वह ये लियुयुन की ओर देखने के लिए मुड़ा। अब से तुम सब कुछ की प्रभारी हो। ये लियुयुन ने सिर हिलाया और चुप रही। यांग ये ने पलटकर अपने बगल में खाली जगह पर नजर डाली। वहां की जगह में हलचल होने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर शुई लिनलेंग और कियान लैंगकोंग वहां दिखाई दिए। यांग ये ने आदेश दिया, स्लेयर पवेलियन की सेनाओं को 4 में विभाजित करें और उन्हें शहर के प्रत्येक द्वार पर हमारी सेनाओं का समर्थन करने के लिए कहें। जहां तक आप दोनों की बात है, हमारे वोइडर्स को वोइडर दायरे के राक्षस जानवरों के साथ उनकी लड़ाई में सहायता करें। कियान लानकोंग ने पूछा, आप क्या करने जा रहे हैं? यांग ये ने आसपास के राक्षस जानवरों की सेना पर नजर डाली और मुस्कुराया, मैं सभी को खुश करने जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना पैर जमीन पर पटका और आसमान में उछल पड़ा। उसकी बाईं मुट्ठी में प्राचीन म्यान दिखाई दिया और फिर उसने अपनी तलवार म्यान में डाल दी और दूर क्लाउड ईगल पर खड़ी दानव महारानी की ओर देखने लगा। दानव महारानी दानव जाति की नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। आओ, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखती हो? जिस समय उन्होंने यांग ये को शहर छोड़कर दानव साम्राज्य को चुनौती देते हुए सुना, पूरे प्रलयकालीन शहर में हर किसी का खून खौल उठा। आशा। भले ही डूम्सडे सिटी नुकसान में थी, लेकिन मानव जाति अभी भी आशा से भरी हुई थी। क्यों? यांग ये की वजह से। राक्षस जाति बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन क्या हुआ? क्या यांग ये को उनसे कोई डर नहीं लगता? राक्षस जाति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मानव जाति ने उनसे लड़ने का साहस किया। जब यांग ये ने शहर छोड़ा और चुनौती दी तो मानव जाति का मनोबल तुरंत बढ़ गया और उनका आभामंडल राक्षस जाति के बराबर हो गया। मो शियाओलिंग हमला करने ही वाला था, लेकिन दानव महारानी ने उसे रोक दिया और कहा, मुझे करने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दानव महारानी की आकृति यांग ये के सामने प्रकट हुई। उसने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कम समय में सम्राट क्षेत्र को प्राप्त कर लोगे। क्या आश्चर्य है। यांग ये ने राक्षस जानवरों के घने विस्तार पर नजर डाली जो प्रलय दिवस शहर पर हमला कर रहे थे और कहा, दानव महारानी, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मानव जाति से घृणा करती हैं। दानव महारानी ने अपने हाथ पीछे रखे और मुस्कुराई, तुमने यह कैसे समझा? यांग ये ने जवाब दिया, अंतर्ज्ञान। उसने इस बारे में ध्यान से नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसने सोचा था, तो उसने देखा कि राक्षस जाति वास्तव में बहुत पहले से ही मानव जाति पर हमला करने की इच्छा दिखा रही थी। यह उस प्रशिक्षण से स्पष्ट था जिससे राक्षस जानवर गुजर रहे थे और जो उपकरण उन्होंने पहने थे। इसके अलावा राक्षस जाति स्पष्ट रूप से स्वर्ग स्तंभ शिखर पर रक्षात्मक संरचनाओं से निपटने के लिए तैयार थी। सभी संकेत इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे कि राक्षस जाति लंबे समय से स्वर्ग स्तंभ शिखर पर हमला करने की योजना बना रही थी। अंतर्ज्ञान। दानव साम्राज्य ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अज्ञानी थी और जब मैं छोटी थी तब मैं राक्षस जाति में शामिल हो गई थी और फिर मुझे मेरे पति ने बचा लिया। कुछ ऐसा था जो मैंने तुम्हें नहीं बताया और मैं उसे अब जोड़ दूंगी। क्या तुम्हें पता है कि राक्षस जाति में शादी करने के बाद मेरे परिवार का क्या हुआ? यांग ये के जवाब देने से पहले ही वह हंस पड़ी, लेकिन उसकी मुस्कान काफी ठंडी थी। जब मैंने राक्षस जाति में शादी की तो मेरे परिवार का सफाया हो गया। क्या तुम जानते हो कि उन्होंने क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि मैंने मानव जाति को शर्मिंदा किया है। हाहा, राक्षस जाति में शादी करना मानव जाति के लिए अपमान है। यह वास्तव में कितनी हास्यास्पद बात है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, जिन लोगों ने तुम्हारे परिवार को मार डाला वे शायद अब तक मर चुके होंगे। उसने सिर हिलाया, वे मर चुके हैं, सभी मर चुके हैं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चूंकि तुमने बदला ले लिया है, तो फिर मानव जाति का विनाश करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने डूम्सडे सिटी में इंसानों की तरफ देखा और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरी। किसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि इस दुनिया में सिर्फ दानव जाति ही मौजूद रहेगी। तो मानव जाति गायब हो सकती है। यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर उसकी गहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी। दानव साम्राज्य स्पष्ट रूप से मानव जाति से बहुत नफरत करती थी। जहां तक उसका सवाल था, उसके अलावा हर दूसरे इंसान को मरना ही था। ऐसा विचार उसके दिमाग में गहराई से समाया हुआ था, इसलिए अब चाहे वह कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। झगड़ा करना, लड़ना ही एकमात्र विकल्प था। दानव महारानी ने अपनी हथेली को हिलाया और एक बढ़िया कोड़ा उसके हाथ में आ गया। दोनों ने हवा में ही एक दूसरे को देखा और फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। उसके बाद यांग ये ने अचानक अपनी तलवार निकाली और उसे घुमा दिया। 600 ओवरलैप हेवन रेंज। सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने के बाद वह 600 बार हेवन रेंज को ओवरलैप करने में सक्षम था। जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, तलवार की ऊर्जा की एक किरण दानव महारानी की ओर एक ऐसी गति से चली जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। दानव महारानी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने महसूस किया कि यांग ये का हमला कितना भयानक था और उसकी आंखों की गहराई में गंभीरता का एक निशान था। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे बढ़िया चाबुक आगे बढ़ते हुए पीछे कई छवियां छोड़ गया। टकराना, एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर दानव महारानी को लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। उसने अपनी मुट्ठी में चाबुक को देखा। इस समय उसका शून्य रैंक का चाबुक टूटकर अलग हो गया था। उसकी हथेली पर भी एक दरार थी और उसमें से धीरे धीरे खून बह रहा था। दानव महारानी एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और चाबुक को दूर रख दिया। उसके बाद उसने यांग ये को देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट क्षेत्र में पहुंचने पर तुम्हारी ताकत इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। यांग ये ने कुछ नहीं कहा और बस स्वर्ग की कब्र के पत्थर को प्राचीन म्यान में रख दिया। एक पल में उससे गहन ऊर्जा बह निकली और फिर उसके चारों ओर का स्थान तुरंत तरंगित हो गया। यांग ये अपनी तलवार की मूठ पकड़े हुए धीरे धीरे दानव महारानी की ओर चला। उसी समय उसकी पीठ के पीछे के पंख कांपने लगे। दानव महारानी ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां कस लीं। जब यांग ये उससे 300 मीटर दूर पहुंची तो उसने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और फिर उसकी मुट्ठी में एक बर्फ का क्रिस्टल दिखाई दिया। उसके बाद बर्फ के क्रिस्टल से चमकदार रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। एक पल में उसके आसपास का दृश्य बदलने लगा और आसपास के वातावरण को बर्फ की दुनिया बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। जहां तक दानव महारानी का सवाल है, वह गायब हो गई थी और केवल यांग ये यहां रह गया था। यांग ये रुक गया, आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में गंभीरता की झलक थी, क्योंकि उसके सामने सब कुछ भ्रम नहीं था, यह वास्तविक था। भले ही भ्रम दूसरों को वास्तविक लग सकता था, लेकिन उसके सामने सब कुछ वास्तव में भ्रम नहीं था और इसके बजाय वास्तविक था। उसे इस बात का यकीन था। आखिरकार उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था और उसने तलवार के क्षेत्र को समझ लिया था, इसलिए चाहे भ्रम कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके लिए उसे धोखा देना असंभव था। अचानक उसके चारों ओर बर्फ के पहाड़ हिलने लगे। बर्फ के अनगिनत पहाड़ अचानक ढह गए और फिर बर्फ के ब्लेड में बदल गए जो उस पर गिरे। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और एक कदम आगे बढ़ा।
एक पल में उसके भीतर से प्रकाश की एक लहर निकली और बर्फ की उन पत्तियों से टकराई। बैंग बैंग बैंग, लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं। यांग ये की तलवार की ऊर्जा बर्फ के उन ब्लेडों से कहीं ज्यादा तेज थी, इसलिए वे उसकी तलवार की ऊर्जा के संपर्क में आते ही तुरंत बिखर गए। हालांकि यांग ये की अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती गई, क्योंकि बर्फ के ब्लेड बस अंतहीन लग रहे थे। जैसे ही उसने कुछ को नष्ट किया, और भी अधिक दिखाई दिए और वे और भी मजबूत होते जा रहे थे। यांग ये लगातार आसपास के माहौल का जायजा ले रहा था। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपनी तलवार को पुरानी म्यान में रख लिया, और फिर उसने उसे खींचकर आगे की ओर घुमाया। चूंकि यह कोई भ्रम नहीं था, तो उसके पास बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तलवार की ऊर्जा की एक किरण तुरंत आगे की ओर बढ़ी। उसके रास्ते में आने वाली बर्फ की पत्तियां तुरंत नष्ट हो गईं, और आसपास का वातावरण थोड़ा अलौकिक हो गया। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने अपनी तलवार फिर से म्यान में डाली, और फिर उसे एक बार फिर से निकाला। तलवार की ऊर्जा की एक और किरण प्राचीन म्यान से बाहर निकली और आसमान की गहराई में जा गिरी। टकराना। आसमान में एक जोरदार धमाका होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस पल यांग ये को लगा कि पूरी दुनिया थोड़ी सी कांप उठी है। साथ ही उसके आसपास की हर चीज और भी ज्यादा अलौकिक हो गई। यांग ये ने स्वर्ग के समाधि पत्थर को प्राचीन म्यान में रख लिया, और फिर कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने उसे निकाला और घुमाया। टकराना। फिर से एक जोरदार धमाका हुआ, और ऐसा लगा जैसे यहाँ कुछ टूट गया हो। सफेद रोशनी की एक लहर चमकने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब यांग ये ने कुछ सांसें लेने के बाद फिर से अपनी आंखें खोली, तो सब कुछ सामान्य हो गया था। हालांकि उसके हाव भाव तुरंत ही काफी बदल गए, क्योंकि दानव महारानी प्रलय दिवस शहर के ऊपर थी और उसका चाबुक जीर की ओर उतर रहा था। हालांकि डूम्सडे सिटी में हर कोई, यहां तक कि जीर भी मौके पर ही जम गया था। वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे, और वे केवल यह देख सकते थे कि चाबुक जीर की ओर कैसे गिर रहा था। यांग ये की आंखें तुरंत खून के सागर से भर गईं। दानव महारानी, यांग ये निश्चित रूप से पूरी राक्षस जाति का वध कर दूंगा यदि आपने उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये एक रक्त लाल प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गया जो उसी स्थान पर गायब हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।